आया? हाँ हाँ, आप कुछ बोलिए सर। आप लिंक सबको शेयर कर देता तो देख पाएंगे। अब एक दो जगह वो सब है नहीं है। कोई बात नहीं, बाद में करिए आप जो भी हो जो होने दीजिए, नो डिस्टर्बेंस, ठीक है। आप सभी लोग कमर सीधी करके आंख बंद करके बैठ जाएं और 3 बार गहरे श्वास लेकर के छोड़ दीजिए। उपस्थित सभी ज्ञान अनुरागी साथियों, सबसे पहले तो मैं अपना इस बात को सौभाग्य मानता हूँ कि लगभग 8 महीनों के बाद यह अवसर फिर आया कि मैं आपके सामने हूँ और फिर वार्ता कर रहा हूँ। और इस बीच में एक लंबी यात्रा अस्वस्थता की हुई, जिसने बहुत कुछ जीवन के अनुभव दिए और उन अनुभवों के आधार पे कुछ नई स्थितियाँ बनी। और ये तो सोचा था कि कुछ चर्चाएं करेंगे, लेकिन इतनी जल्दी ये मौका आएगा उसकी उम्मीद कम थी। लेकिन हमारे दिलीप जी हैं जो पीछे पड़े रहते हैं और कुछ न कुछ बात या कुछ चर्चा की आवश्यकता बताते रहते हैं। और जैसे हो सके आप ज़रूर अपने ये भी मेरे तो उनका जब मैं तो अभी आने जाने में मैंने सब हम ले छोड़ देंगे, सिर्फ घंटे हमारे लिए यानी कुछ कहा है, ठीक है। सामने के लिए जाना यही हो गया है। मैं वहाँ गया, वहाँ पे हुई, उससे कुछ अच्छा भी हुआ, प्रश्न भी मेरे को, और फिर बात की चर्चा में मैं एक साहब से की तो आपने अपनी तरफ की तरफ से जो वो बात तो अल्टीमेटली जब कभी हम अगला उस पर करें, क्योंकि लग रहा था कि ये बात के बीच में आनी चाहिए, क्योंकि कोई जरूर समय सारे लोग हो कोई अपनी बात। मुझे भगवान महावीर ने अपना वचन कोई दिया, ऐसे बहुत सारे रहा है, होता है पहले कोई बात तो कई बार क्या हो संख्या के बच्चे और मैंने बड़े सभी विभिन्न आए हुए लोग हैं, तो मेरी का अभी ये उपयुक्त स्थान वातावरण और उपस्थित, तो ये सब बहुत छोटे से ग्रुप में करने की बात कर रहे हैं, तो उस अच्छा है इसका विषय चुना। क्यों चुना गया? तो ये आत्मक विषय है या प्रश्न से शुरू किया है, प्रश्नात्मक रखा और ये शिक्षा वाला कर दिया। तो सबसे पहले आप सब लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मेरा जो चिंतन इस विषय पर हुआ वो शिक्षा पर नहीं, शिक्षा पर नहीं है, शिक्षा से बाह्य और शिक्षा से ऊपर है। और इसलिए इसे यहाँ रखने का उद्देश्य जो तो हमारा कोई बीएड कॉलेज चलता है, कोई यूनिवर्सिटी है, तो किसी को एमएड करवाना तो सब लोगों को कुछ नहीं करना, और सभी हम 60 से ऊपर के लोग हैं, तो फिर उनके बीच में चर्चा करने का क्या, ये तो इसका उचित क्षेत्र तो होगा, मान लीजिए शिक्षा विभाग करनी हो तो शिक्षा विभाग होगा, विश्वविद्यालय होगा, बीएड एमएड कॉलेज होंगे और कई शिक्षा संस्थान होंगे, फिर आपके बीच में क्यों
क्योंकि जो बातें शिक्षा संस्थान में की जा सकती है वो यहाँ नहीं की जा सकती, और जो यहाँ की जा सकती है वो वहाँ नहीं की जा सकती। तो इसलिए इसको देखा तो शिक्षा की दृष्टि से बात नहीं करनी, शिक्षा से ऊपर और उससे बाहर की बात करनी, और इसलिए ये विषय चुना गया है। जो मेरे चिंतन का विभाग है उसमें आप भी अपनी तरफ से आहुति डालेंगे, तो समृद्ध करेंगे, और इस तरह से हमको एक लेवल तक पहुंचने की कोशिश करें। तो ये जब प्रश्न होता है तो इसीलिए इसको प्रश्नात्मक रखा, क्वेश्चन फॉर्म, क्योंकि बहुत सारे लोग तो ये असहमत हो जाएंगे कि बढ़िया एजुकेशन, इतनी महंगी एजुकेशन है, इतनी अच्छा सब कुछ चलता है, बढ़िया इतने प्रयोग हो रहे हैं, इतने अनुसंधान हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। इसमें तो अब ये बहुत इसमें व्यवधान क्या है कि पहले 7 सितंबर को ये होने वाली, 7 सितंबर को रखा गया था, तो किसी कारण से इसको आगे बढ़ा दिया गया। तो 7 सितंबर के लिए जो मैंने तैयार किया था वो तो सब चला गया, मतलब चिंतन में हो गया मामला, वो बात ही चली गई, क्योंकि मैंने फिर उस तैयार 8 सितंबर के लिए किया था, भूल गया नए चिंतन में, नए विचारों में, और मैंने खुद ही अपने आप को प्रश्न में प्रश्नवाचक बनाकर उन सब चीजों से कांसेप्ट के नया चिंतन, जैसा आप लोग जानते हैं मेरी आदत से जब तक मैं संतुष्ट नहीं होता किसी भी थॉट के बारे में तो आगे नहीं बढ़ता। तो इसलिए फिर मैंने उस पर नया चिंतन किया, और उन जो प्रश्न पहले बहुत अच्छी तरह से आपके सामने रखा उनका खुद ही अपनी तरफ से ढूंढा और फिर प्रयत्न किया, और तब जाकर के अभी पिछले 4-5 दिनों से जब से ये जरूरत है यही चले जा रहा है, दिमाग में यही बात चलती है। तो इन सब को पढ़ के फिर मैंने अपनी तरफ से कुछ तैयारी की है, और जब मैं कंक्लूजन पर आया तब आपके साथ आज के समय में बैठे चर्चा करें। तो आपको थोड़ा सा मैं हटा करके ले जाऊंगा सब दूसरी तरह की चीजों के बारे में। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमको शुरू जहाँ से इस बात की शुरुआत कर सकते, शिक्षा कैसी है या कैसी नहीं है पर बात नहीं करते, जैसी है, जैसी आपने ली, जैसी मैंने ली, और जैसी अभी चल रही है समाज में, कॉलेजेस में, विश्वविद्यालय में और शिक्षा विभाग में, और सरकार की जो पूरी नीतियां, जो सारे संस्थान है वो सब जो कर रहे हैं हम कर रहे हैं, तो जो है वो हम देख रहे हैं उसको। और उस पर एक प्रश्न होता है कि अगर ये सही है, जैसा कि इतना प्रयोग हो रहा है, इतना खर्चा हो रहा है, इतनी बड़ा बजट है, इतना सारा सब कुछ है, तो अगर ये सही है तो सही होने का क्या पैमाना हो, क्या कसौटी हो कि ये सही है। तो इसका एक सूत्र मिलता है हमको कि अगर ये जो लक्ष्य निर्धारित किया जाए, अगर उस साधन से उस लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए तो वो सही, वो सफल है, तो बिल्कुल ठीक है। अगर ये बात है कि शिक्षा के जो उद्देश्य बताए गए हैं वो अगर सब पूरे हो जाते हो या अधिकांश पूरे हो जाते हो, तो वो आपने जो प्रोसेस नहीं है तो बिल्कुल ठीक। मैं अगर प्यास लगी है और मैं पानी देखते देखते आगे जा रहा हूँ, लेकिन जहाँ जाकर के मुझे पानी दिखता है तो वहां तो वो पानी है ही नहीं, फिर आगे जाना पड़ता है और आगे दिखता है, फिर आगे जाना पड़ता है, फिर आगे दिखता है, मैं मृग मरीचिका में उलझ जाता है। तो ये स्थिति क्या हो रही है, तो मैंने यही प्रश्न से शुरू करने की कोशिश की, और मैं कहीं भटक न जाऊं इसके लिए मैंने अपने आप को नियंत्रित करके पटरी पर चलाने की कोशिश की है। सबसे पहली बात तो यह है कि हमको ये देखना है, नापना है कि जो कुछ है शिक्षा का वो कैसे क्या है। तो इस दृष्टि से अगर देखते हैं तो आधुनिक शिक्षा पद्धति से शिक्षित हुआ व्यक्ति क्या जीवन में संतुष्ट है, क्या समाज में संतुष्ट है, क्या उसका योगदान है, क्या उसका वो सब कुछ है, क्या वो अपने परिवार और घर के लिए कुछ अच्छी तरह से कर रहा है, मतलब उसका अपना संतोष। और एक मैंने शब्द प्रयोग किया आपके लिए, वो है क्या वो जो कुछ करता है, सुनता है, बोलता है, वो अनुगमनीय है कि नहीं है, फॉलोएबल है कि नहीं है। क्योंकि अगर मेरी शिक्षा है तो दूसरे को कम से कम प्रेरणा देनी चाहिए, दूसरे के लिए एग्जाम्पल होनी चाहिए। तो अनुगमन का प्रतिशत क्या है, तो अगर इस आधार पर अगर हम देखें कि शिक्षा के आधार पर हम
आज के चाहे किसी भी क्षेत्र के व्यक्ति का व्यक्ति शिक्षित हो, उसकी स्थिति को या उसके लेवल को देखें तो कहीं लगता है कि हम लोग वैसा ही आता है। और अर्थ ये निकलता है उसका कि शिक्षा के जो भी उद्देश्य माने गए हैं उसका 30% भी वो पूरा नहीं करता है। पूरी पद्धति आपकी ये 30% पूरा नहीं करता। तो वो जो आपने सामान्य रूप से जिन शिक्षकों जो शिक्षा के उद्देश्य माने गए, तो मैं ही अपनी तरफ से जवाब देता हूँ क्या क्या माने गए। तो इसके लिए देखिए, हमने जो शिक्षा के उद्देश्य माने, पहली बात पढ़ाई लिखाई वाला होना चाहिए, इलिटरेट नहीं होना चाहिए। मानते हैं हम लोग शिक्षा का क्या उद्देश्य है, पढ़ना लिखना आना चाहिए। फिर उसके बाद में आगे चाहिए कि अगर वो होना चाहिए तो फिर उसको तकनीकी ज्ञान आ जाना चाहिए। चाहे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, कृषि विशेषज्ञ बने और प्रशासक बने, कुछ भी बने, बैंक का कुछ भी बने, ये हो जाना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य तकनीकी ज्ञान भी उसको प्राप्त करना चाहिए। और चलिए आगे, तकनीकी ज्ञान के बाद में आधार क्या होगा, जब बन गया उसके बाद डिग्रियां होनी चाहिए, उपाधियां होनी चाहिए, तब जाके आप मानते हैं कि आप शिक्षित। फिर उसके बाद में एक और उद्देश्य आपने शिक्षा के जो प्रचलित उद्देश्य है, नॉलेज जिनको हम फ्रेम करते हैं, उनको बढ़ा दिया है। तो वो हो जाएगी कि देश की रक्षा के लिए करना, अपने दायित्व को समझना, जिम्मेदार नागरिक बना। और सबसे बड़ी बात जो हर शिक्षा के क्षेत्र में हम सब लोग विभिन्न मंचों से कहते भी रहे हैं, बोलते भी रहे हैं, लिखते भी रहे हैं, बताते भी रहे हैं, ये सब करते रहे हैं कि मानवता की सेवा के लिए व्यक्ति को तैयार करना। ये आपके सारे चीजों का निचोड़ मिला करके ये आ गया कि एक हमको ऐसा आदमी बनाना है जो मानवता की सेवा के लिए काम आ जाए, उसके लिए आगे बढ़ के करें। अब ये अगर शिक्षा के उद्देश्य हैं तो वर्ल्ड भले अच्छी है बुरी, अभी अपन वो बात नहीं करें, लेकिन जो भी ये उद्देश्य माने गए हैं वो अगर वर्तमान शिक्षा पद्धति पूरी कर रही है तो ठीक है। मैं तो देखो 30% भी नहीं कर रही, और जब 30% नहीं कर रही है तो दोनों में एक गड़बड़ है। कोई या तो आपने गलत उद्देश्य कर रखे हैं, उस गलत आदमी को ये उद्देश्य पकड़ा रखा है कि तू पढ़ेगा तो ऐसा हो जाएगा, तो होता ही नहीं। तो अर्थ क्या हुआ, पढ़ेगा तो ऐसा हो जाएगा कि दोनों का कनेक्शन है, पढ़ेगा तो ऐसा हो जाएगा, इन दोनों में कोई तालमेल नहीं है, असंगतता है, नॉन रिलेशनशिप हो गई, कोई अर्थ ही नहीं उसका। तो ये नहीं होती तो फिर अभी तो फिर जो शिक्षा मिली उसके वास्तविक उद्देश्य क्या होगा, वास्तविक उद्देश्य क्या होगा। तो वास्तविक उद्देश्य अगर देखें तो अभी क्या चल रही है, हम उनको कन्वर्ट रियलिस्टिक तो क्या हो जाएगा। आपसे शिक्षा क्यों ले रहे हैं, हर शिक्षक या जो शिक्षा ले रहा है उसका जवाब मैं ये कर रहा हूँ, इसके बाद में एक डिग्री और नहीं दूंगा, क्या करोगे तुम, करूंगा सर, बढ़ूंगा। जो तुम क्यों पढ़ रहे, का एक मन से वाली आवाज उसके सही मन से होगी कि मैं तो बेरोजगार बढ़ा रहा हूँ भी दी। इस तरह से आज अगर मान पूछते हैं तो कर रहे हो क्या, हम मरीज 4 गुण है और दे करके मैं आया हूँ, पूर्ति करनी क्या उद्देश्य। इंजीनियर आपकी भाई इंजीनियरिंग में आप क्या करना चाहते हो, सिफारिश बाद में बड़ी मुश्किल देने के बाद कुछ मिला के बाद में इतना हो गया है कि तो मैं ये देखूं कि पुल बना, ट्रेनिंग मिली बनाने के लिए, ट्रेनिंग को जल्दी से पुल जल्दी कैसे टूटे और मैं कितना ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकूं, कैसे मिलावट कर सकूं, ऑल टेक्निकल नॉलेज वो आता है, वो इसी तरह से आता है। हाउ कैन वी चीट, हाउ कैन वी अर्न आउट ऑफ इट बाय मिक्सिंग, जो सब स्टैंडर्ड कर करके। तो ये होता है, तो शिक्षा का उद्देश्य तो ये हो गया। सैनिक से पूछे जाएंगे कि तुम सैन्य ये मिलिट्री ट्रेनिंग ले रहे हो, किसी भी तरह की ट्रेनिंग ले रहे हैं, अल्टीमेटली उनके उसमें ये होते हैं कुछ नहीं, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, उनके सेल आउट करूँगा, उनकी स्मगलिंग करूँगा, उनका ये करूँगा और अल्टीमेटली अपनी आर्थिक हालत को ठीक करूँगा, देश की ज़िंदगी गुजारूँगा। ये प्रैक्टिकल है।
तो मैंने प्रश्न किया कि अगर ये वर्तमान शिक्षा के उद्देश्य हो रहे हैं, अघोषित उद्देश्य, अनडिक्लेयर्ड, अगर ये हो रहे हैं, तो फिर या तो हमको इनको उद्देश्य बनाना चाहिए या हमको इनके बारे में सोचना चाहिए। आप जो उद्देश्य वही रखिए ना जो आप पूरे कर सकते हो। आप क्यों कहते तुम IAS बन जाओगे, तुम ये हो जाओगे, उसको पहले तो कुछ भी तो करने का भी नहीं और आप उसको कह रहे हो। तो सारे समाज में जो वातावरण फैला या जो कुछ बातें चल रही हैं उन सब ने तो ऐसे कर दिया उसमें, और इसलिए आज के नौजवानों में होगा फ्रस्ट्रेशन होगा। तो फ्रस्ट्रेशन का आधार ये नहीं कि आपकी शिक्षा पद्धति का वो है या उनकी कोई गड़बड़ है। आपने जो बात बताई और जो लक्ष्य बताया उनमें तो तालमेल नहीं, नो कोरिलेशन, तो इसलिए होता है। अब इसी के हाथ में फिर चिंतन ने रात को सोते सोते फिर नया प्रश्न खड़ा हो गया और ये पूछा कि अगर ये था तो फिर पहले क्या था साहब? आज से 200 साल पहले, 500 साल पहले क्या था? आपको पता चलना चाहिए कि पहले कभी भी मैंने कुछ दिनों पहले एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें यह था कि भारत में 200-250 साल पहले बेरोजगारी की समस्या नहीं थी, अनएम्प्लॉयमेंट की कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी भारत में। आप किसी जानकार परिवार के खानदान के व्यक्ति हैं और कभी किसी ऑफिस में थे, अच्छा कल से तुम काम पे करना, आपका नाम, आपका परिवार की प्रतिष्ठा, आपकी टेक्निकल जो नॉलेज हो तो वो बहुत ज़्यादा काम आती थी और इसलिए आपका हो जाता। तो मैंने ये प्रश्न किया अपने आप से कि भाई अगर विषय ये के यही थे, जो विषय आप पढ़े उनके नई कुछ ब्रांचेस हो गई होंगी, लेकिन विषय क्या थे? सब्जेक्ट जो उस जमाने में भी पढ़ाए जाते तो विषय तो वो के वही थे और शिक्षा उनको भी दी जा रही थी, शिक्षा आज भी दी जा रही है। तो फिर पहले जब ऐसा क्यों नहीं होता था, अब क्यों हो रहा है? पहले अगर आपको मालूम होना चाहिए, अगर आप जिन लोगों ने पढ़ा है शिक्षा के बारे में, पहले शिक्षा के जो भी उद्देश्य थे तो सामान्य आदमी से लेकर के बड़े से बड़ा व्यक्ति तक जो शिक्षा के उद्देश्य थे, कम से कम 90% वो उद्देश्य उसके जीवन में पूरे होते थे। प्राचीन अगर हम सारी चीज़ों को देखते हैं तो उन सारे उसमें जो उद्देश्य रखे गए, निर्धारित किए गए थे कि आप शिक्षा प्राप्त करके ये बनोगे, तो ये बनोगे की चीज़ें पूरी होती थी। तो जब वो पूरी हो सकती थी तो अभी क्यों नहीं हो रही है? जबकि अभी तो और हमने बहुत अच्छे कहने के उनको लिपा पोगोती करके और बहुत बढ़िया मेकअप करके अच्छे उद्देश्य बना रखे हैं। तो वो उद्देश्य अभी के सिस्टम से पूरे नहीं हो रहे और पहले वाले सिस्टम से पूरे हो रहे थे। तो ये क्या गड़बड़ है? और इसी पर विचार करते करते एक प्रश्न का उत्तर आया। ये प्रश्न की विषय मुख्य वही है, वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पहले भी थी, वही संगीत आज है, वही संगीत उस समय भी था, वही विद्याएं आज हैं, वही कलाएं आज हैं, वो उस समय भी थे, पुराने ज़माने में भी थे। तो ऐसा होते हुए वहाँ इतना सब कुछ सही था और यहाँ इतना सब कुछ वैरायटी होते हुए, साधन होते हुए, खर्चा पानी बहुत होते हुए, संस्थाएं होते हुए भी क्या हो रहा है? वो उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही है। तो क्या था? तो मुझे एक ही चीज़ पकड़ में आई कि उस समय जिसे हम अभी शिक्षा कह रहे हैं उसको शिक्षा नहीं कहा जाता, उसको विद्या कहा जाता था। प्राचीन काल में शिक्षा प्राप्त करने के बजाय कहा जाता विद्या प्राप्त करने जा रहा है। काशी जा रहा है वो आदमी, ब्राह्मण जा रहा है तो वो विद्या प्राप्त करने जा रहा है। कोई अपना तकनीकी ज्ञान प्राप्त करना चाहता तो विद्या प्राप्त करना है। इसलिए अगर पुराने सारे हमारे शास्त्रों में आप नाम देखेंगे तो सभी के साथ विद्या शब्द जुड़ा है। संगीत विद्या, साहित्य विद्या, शस्त्र विद्या, युद्ध विद्या, दूत विद्या, सभी के साथ विद्या शब्द जुड़ा है। कोई शिक्षा नहीं कहता उसको, विद्या। ये जो विद्या है ये क्या चीज़ है? अब इस पर मेरा अपना चिंतन चला। मैंने देखा भी लोग तो पर्यायवाची समझते हैं शिक्षा और विद्या। ठीक है, आप मॉडर्न उसमें क्या कह देते हैं? शिक्षा कह देते हैं और बाकी कहते हैं विद्या। लेकिन नहीं, जब मैंने इसके बारे में कुछ और तहकीकात की, कुछ समझा, कुछ साहित्य को पढ़ा, तो मुझे पता चला कि जब विद्या शब्द प्रयोग किया जाता है तो उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कंपोनेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो जो कंपोनेंट्स हैं जो विद्या को विद्या बनाते हैं वो होना या वो जानना जरूरी है, तब कोई भी विद्या विद्या बनती है। विद्या की कसौटी के लिए उन पांचों शर्तों का पूरा होना आवश्यक, नेसेसरी पार्ट है। तो वो जो आप करना चाहते हैं वो 5 चीज़ क्या है, 5 फैक्टर्स क्या है
जो किसी भी चीज़ को विद्या बनाते हैं। तो इस विद्या में 3 चीज़ें तो पहले बहुत साधारण है, जिसको आप सब समझते हैं। पहला होता है विद्यार्थी। विद्या में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है विद्यार्थी, विद्यादाता। दूसरा है विद्यादाता। फिर तीसरा है विषय, जिसकी शिक्षा दी जाएगी, विषय। और फिर आप कहेंगे, हमारे दानी साहब बैठे हैं और भी लोग जानकार बैठे हैं कि साहब ये तो शिक्षा, शिक्षार्थी और शिक्षक, ये तो अपने यहाँ भी है, हमारे यहाँ पे भी, अभी भी शिक्षा में भी है। ये तीनों के तीनों फैक्टर हैं, लेकिन जो नहीं है वही इम्पोर्टेंट है और वही समझना है हमको। जो चौथा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, कंपोनेंट है विद्या का, वो उसमें जुड़ा हुआ है, विद्या में जुड़ा है और शिक्षा में माइनस है। वो है जिसमें ये तीनों आते हैं, जिससे ये तीनों आते हैं और शिक्षा, विद्या प्राप्त करके वापस जाते हैं, वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना शिक्षार्थी, विद्यार्थी, विद्यादाता और विषय इम्पोर्टेंट है, उतना ही वो भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और वो विषय है वो समाज। जो सोसाइटी जिसमें वो शिक्षा प्राप्त, जहाँ से वो आया और शिक्षा प्राप्त करके, विद्या प्राप्त करके वापस जाएगा, वो है। तो ये जो वापस जाने वाला है और जहाँ से आया है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो विद्या में नहीं है। सभी आदमी ये चाहते हैं, अभी आप शिक्षा में देख लें कि साहब उसका लड़का जिसके पास पैसे हो जाए एडमिशन करवा ले, सब कुछ है। समाज का कोई स्थिति का वो नहीं है। आपने भले रिजर्वेशन कर दिया कि इतने गरीब लड़कों को इतना अच्छा स्कूल भी कुछ रिजर्वेशन करके देगा, सोसाइटी का कोई स्थिति। अब ये जो मैं सोसाइटी कह रहा हूँ, सोसाइटी का जो एजुकेशन की बात कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अभी तक हमने समाज को समझा ही नहीं। क्या कहते हैं हम समाज को? किसको कहते हैं? भीड़ को। समाज किसको कहते हैं? तो समाज के लिए जो सामान्यतम और बहुत समझने वाली सरल परिभाषा है, उसको कह दिया गया संबंधों का जाल, ए वेब ऑफ रिलेशंस। तो संबंधों के जाल को समझना विद्या का अंग है। आपके स्कूल में, आज के स्कूल में पढ़ने वाले को कोई लेना नहीं कि खोमचे वाला कौन है, लारी वाला कौन है, ठेले वाला कौन है और कौन है। समाज से उस बच्चे को कोई लेना देना नहीं। तो क्या जाके समाज में कुछ कर पाएगा? और फिर नहीं करे तो आप फिर क्वेश्चन करते हो क्या शिक्षा है तुम्हारी? तो अर्थ क्या है कि समाज इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि उसको उसका बहुत ध्यान है। हालांकि वेस्ट जो चिंतन हुआ उसमें बहुत सारे लोगों ने क्या, सोसाइटी इन द क्लासरूम एंड क्लासरूम इन द सोसाइटी का एक कंसेप्ट है, जिसमें ये कहा गया कि आप कक्षा को ऐसा लगाइए जैसे वो समाज हो, और समाज को ऐसा देखिए जैसे कि वो स्कूल की क्लास हो। लेकिन ये आदर्श बात करने के लिए ले गए, कहीं कोई कुछ नहीं करता। तो समाज को सबसे ज़्यादा माइनस कर दिया गया है आपकी वर्तमान एजुकेशन में। उससे कोई लेना देना नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और जितना लेना देना वो इतना दिखावटी तौर पे ऐसा आर्टिफिशियल है कि उसको जुड़ाव ही नहीं होता है। और वो जितना पढ़ता जाता है उतना ही अलग होता जाता है। वो जुड़ने के बजाय वो अलग होता जाता है, अपने आप को उससे अलग थलग मानता है कि नहीं, इस सारी जनरल चीज़ से मैं अलग हूँ। तो ये जो एक चीज़ पैदा कर रही थी शिक्षा, और विद्या नहीं करती थी। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। इसके बाद में और सबसे बड़ा फैक्टर है, और वो जो फैक्टर है, वो कंपोनेंट जो है, वो शिक्षा का है प्रकृति। विद्या में प्रकृति अविभाज्य अंग है आपकी विद्या का। चाहे आप संगीत के हों, चाहे आप किसी और के हों, या किसी भी विषय को पढ़ रहे हों, ये दोनों फैक्टर जहाँ सोसाइटी है वहाँ पे वो होगा। आप समाज को, और प्रकृति का क्या मतलब है? ये वनस्पति नहीं है। सामान्य रूप में प्रकृति का जो अर्थ किया जाता है, कृति से पूर्व जो हो, क्रिएशन से पहले जिसका अस्तित्व हो। तो क्रिएशन से पहले ये जो नदी, पेड़ पौधे, पहाड़ देख रहे, इससे भी पहले जो चीज़ हो, इसीलिए प्रकृति का एक बड़ा व्यापकतम रूप कहा गया परम या परम तत्व। तो जो परम तत्व है उसका ज्ञान भी विद्या में शामिल होना चाहिए। किस डॉक्टर इंजीनियर को आप पढ़ा देते हो, बड़े से बड़ा कोर्स हो, प्रकृति के पीछे की जो सारी अदृश्यता है उसके ज्ञान की कोई बात करते हैं। उतनी बार मेडिकल कॉलेज में लेक्चर देने चला गया,
मैं इतनी बार इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चर देने चला गया, किसी को यहाँ से वहाँ तक पूरे, चाहे चौथे साल में हो, चाहे 5वें साल में, चाहे आगे की डिग्री वाले, किसी को कुछ लेना देना नहीं, पता ही नहीं कि ये प्रकृति के पीछे की चीज़ के बारे में क्या ज्ञान है उनका। मेडिकल कॉलेज वालों को कुछ नहीं पता, कहने को बहुत बड़े डॉक्टर बनेंगे। तो ऐसा मेडिकल कॉलेज में जब मैं गया तो इतने सारे लोगों का है कि पूछे तो बेसिक चीज़ भी नहीं उनको पता क्या होता है। तो क्या है कि जो हमारी विद्या का वो थे, कंपोनेंट थे, वो ये पांचों थे, तब जाके आपकी विद्या होती थी, और उस विद्या का प्रतिष्ठा भी होती थी, उससे प्राप्त ज्ञान व्यक्ति समाज के लिए भी उपयोगी होता था, अपने उसके लिए होता था, वो हो रहा था। तो अगर आपने अपनी एजुकेशन सिस्टम में से इन दो चीज़ों को माइनस कर दिया है, दो फैक्टर को माइनस कर दिया, तो निश्चित में इनके बिना जैसी शिक्षा होगी वैसी है आज की। तो आप दोष क्यों दे रहे? यू आर नॉट ऑथराइज टू ब्लेम देम। तो आपको तो ये करना चाहिए कि भैया ये है, जैसी है वैसी है, जैसा आपने कहा वो है। तो प्रश्न ये हुआ कि अब क्या करें हम? अगर मान लीजिए किसको कहें कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए या इसमें ये कमी है, अब जितनी सारी है, मुझे नायक साहब ने एक वो उनका क्या नाम, ओशो के दूसरे वो थे, उन्होंने आपने एक 10 पेज का मुझे भेजा था, शिक्षा संवाद करके भेजा था कि आप इसको भी पढ़ लेना। वो भी मैंने पढ़ा, जे कृष्णमूर्ति का पढ़ा। अब मैंने पूरा उसका टाइम निकाल दिया। आपने तो कहा कि शुरू के 10 पेज मैंने सारे ही पढ़ लिए उसको, और सारे पढ़ लिए, और नतीजा ये निकाला कि अगर मैं इसको ले जा करके समाज में जाके बात करूँ तो मुझे क्या सारे लोगों को दीक्षा थोड़ी देनी है। मुझे उनका समाज का नागरिक, एक अच्छे नागरिक बनाने की अगर दृष्टि से बात करूं तो जय कृष्णमूर्ति तो बस एनालिटिकल बात करते हैं, तो उससे तो कोई काम चलने वाला है नहीं। तो प्रश्न ये हुआ कि जितनी सारी हम बातें करते हैं और बहुत उसको रिवाइज करने की भी बात करते हैं, लेकिन जो पैरामीटर ऑफ रिवाइजिंग द होल थिंग है वो तो तब ठीक करो पहले आप, और उसके बाद उसको रिवाइज करो। आप तो बिना उसको ठीक किए क्या कर रहे हैं? पैरामीटर का आपने लागू किए उसको कर रहे हैं कि इसमें से ये बदल दो, इसमें से ये बदल दो। तो प्रश्न ये था, अपन सब लोग क्यों विचार कर रहे हैं, और मैंने ये क्यों उचित समझा कि आप सब लोग अनुभवी हैं, और इस अनुभव के आधार पर ये समझ सकते हैं कि जिस शिक्षा की हम बात करते हैं उसको दोष देना या उसको ये करना, लेकिन उसकी जड़ों को पकड़ने के लिए नहीं बात करते हैं। तो ये जब तक विद्या के रूप में हम शिक्षा को लागू नहीं करते हैं तब तक समस्या रहेगी। अब प्रश्न ये है कि वो विद्या जिसको आप कहते हैं वो विद्या कैसी है? वो विद्या जिसको आप कहते हैं, मतलब आपने भी शब्द तो सुन लिया कि विद्या बहुत पुरानी कोई चीज़ है या कोई पुरानी पोथी है जिसको पढ़ना है वो विद्या। नो, विद्या इज एज मॉडर्न एज इट वॉज ओल्ड ऑल्सो, एंशियंट ऑल्सो। इट इज़ नथिंग न्यू एंड ओल्ड। विद्या इज विद्या। तो अब ये जो चीज़ है इसका क्या अर्थ है? तो मैंने आपके लिए कुछ चीज़ों की बात की है। पहले तो आपको एक शब्द के अर्थ बताना चाहता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। विद्या शब्द बनाए विद धातु से। विद का मतलब है टू नो, जानना, समझना, भान होना, बोध होना। ये उस विद का अर्थ है जिससे विद्या बना है। वो चीज़, वो फैक्टर, वो इंस्ट्रूमेंट जो आपको ज्ञान कराए, बोध कराए, आभास दे, भान कराए, और जो एक तरह से उस चीज़ का दृश्य आपके सामने उपस्थित कर दे, वो विद्या है। मैंने अगर इंजीनियरिंग पढ़ी है तो इंजीनियरिंग का जो सिस्टम वर्किंग है वो मेरे सामने हो जाना चाहिए। इट शुड बी लिविंग एग्जाम्पल बिफोर मी। तो ये विद्या की बात हुई, लर्निंग की बात हुई आपकी। तो अर्थ क्या है? विद्या है। और मज़े की बात है, इसी विद शब्द से, जो संस्कृत का शब्द है, इसी विद शब्द से वीडियो बना है। इसी वीडियो शब्द से ही विज़न बना है कि आदमी का विज़न होना चाहिए। इसी शब्द से वीडियोग्राफी बनी है। ये शब्द भी इसी से, विद से ही निकला है। तो चाहे पूर्व हो चाहे पश्चिम हो, यह विद ही काम कर रहा है, विद्या ही काम कर रही है, चाहे वेस्टर्न भी हो। तो वीडियो आजकल बहुत चल रहा है। अभी अपन वीडियो की बात कर रहे थे, क्या हो रहा है? तो ये विद्या का रूप है। तो अर्थ क्या हुआ कि विद्या का ये अर्थ हुआ कि वो उस विषय को उपस्थित कर दे, भान करा दे, बोध करा दे, और उसके साथ साथ वो इन पांचों फैक्टर्स के बारे में काम करता है। प्रकृति, वो चीज़ जो आपको समाज और प्रकृति से न जोड़ सकते, विद्या हो ही नहीं सकती।
मैं संगीतकार हूँ और मैंने संगीत को विद्या के रूप में प्राप्त किया है, तो इनसे ये दोनों चीज़ें जुड़ी रहनी चाहिए। जिस दिन विलग हो जाएगी उस दिन मेरी विद्या विद्या नहीं है। और हमारे श्राप देने का जो विधान है वो इसीलिए कि तुम्हारी विद्या चली जाएगी। वो विद्या इसी चली जाएगी कि तू न समाज से जुड़ा हुआ है और न तू प्रकृति से जुड़ा हुआ है या परमचर, इसलिए तुम्हारी ये विद्या गायब हो जाएगी। ये श्राप के रूप में कहा गया, ये सिंबॉलिक है, लेकिन कुल मिला के इट विल नॉट बी ऑफ एनी यूज, ये कहा गया। तो बिना उपयोगी बात के अगर आपके पास कोई ज्ञान है तो वो विध्वंस ही करेगा। इन दो फैक्टर के बाद ये आपको गवर्न करते हैं। नहीं तो आप तो राक्षस बनोगे, तो राक्षस का मतलब यही था कि उसमें इन दो चीज़ों की कमी, उन दो, तभी वो असुर है। तो अर्थ ये हुआ कि ये जो करने की बात थी ये आप मानिए। अब इन जो 5 कारक हैं वो विद्या में नहीं। यहाँ पे एक और प्रश्न उठेगा, क्योंकि मैंने मॉडर्न इंडियन एजुकेशन सिस्टम को कुशिक्षा कहा है, ठीक है, लेकिन कुशिक्षा में और अशिक्षा में फर्क है, इसलिए आप ये ध्यान रखना। कुशिक्षा और अशिक्षा में क्या फर्क? अशिक्षा तो एब्सेंस ऑफ एजुकेशन है, और ये जो है कुशिक्षा जो है वो परवर्टेड एजुकेशन, इनकम्प्लीट एजुकेशन है। तो जो इनकम्प्लीट एजुकेशन है इसलिए उसको कुशिक्षा कहा गया। वो का मतलब बुरी हो ये नहीं है, एक विकृत चीज़ है। इसका अर्थ क्या हुआ? अगर शिक्षा से, अब इसका अर्थ समझाना है मुझे आपको, अगर कुशिक्षा या जिसे हमने कहा बेड एजुकेशन की बात करेंगे, तो कुशिक्षा से पढ़ा हुआ इंजीनियर, पढ़ा हुआ डॉक्टर, पढ़ा हुआ शिक्षक, पढ़ा हुआ प्रशासक, पढ़ा हुआ बैंक कर्मचारी, पढ़ा हुआ कोई भी आदमी होगा तो वो कभी भी अच्छा इंजीनियर, अच्छा शिक्षक, अच्छा प्रशासक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इस सारी चीज़ों का संबंध तो समाज और प्रकृति से है, जिसकी आपने उसको ट्रेनिंग ही नहीं दी, वो उस पूरे शिक्षा काल में उसको मिली ही नहीं है। तो जब मिली ही नहीं है तो वो करेगा क्या वहाँ जा कर के भी समाज में? तो अर्थ क्या हुआ कि न तो वो अच्छा डॉक्टर बन सकता है, न ये हो सकता है, न ये हो सकता है, न ये हो सकता है। किसी भी क्षेत्र में जाए इन दोनों चीज़ों से माइनस हो करके वो कुछ भी नहीं कर सकता, और नहीं कर सकता इसलिए वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर रहा है। और जो लक्ष्य को से भटका है उसको भटकी हुई शिक्षा कह सकते हैं या कुशिक्षा कह सकते हैं, पर अशिक्षा नहीं कह सकते। इलिटरेसी नहीं है, अशिक्षा नहीं है। शिक्षा तो दी आपने, पर वो जो देसी देनी चाहिए थी वैसी नहीं दी, तो नहीं दी तो आप ऐसा हो गया। अब इसलिए आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैंने ये सोचा कि मैं खाली बातें करूँगा या आपके लिए और काम का मसाला भी लाऊंगा। तो फिर मेरे लिए प्रश्न था, मैंने सोचा कि क्यों ना आपको विद्या से संबंधित हमारे पुराने शास्त्रों में जो बातें कही गई है उनको आपके सामने रख दूँ, जिससे आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल मिले, झलक मिले कि हमारे दो पुराने लोग विद्या को लेकर के क्या सोचते थे, उनके मन में क्या आइडिया था, और चूंकि वो आइडिया क्या होगा ये सोचने के लिए मैंने कुछ सैंपल लिया आपके लिए और वो नोट करके लाया हूँ। बहुत सारे थे लेकिन उसमें से मैंने अपनी तरफ से छटनी कर ली, और मेरी इस वार्ता के शीर्षक के उद्देश्य की दृष्टि से भी सुटेबल थे, तो उनको मैंने नोट किया। वो छोटे छोटे हैं लेकिन आपको पढ़ करके बताना आवश्यक समझता हूँ। पहला तो ये है जो विद्या का दिया गया, एक बहुत अच्छा सूत्र पकड़ में आया, उसमें था विद्यावानो विजयते। जो विद्यावान होता है वो विजयी होता है। एक बहुत बड़ा शास्त्रों का एक सूत्र है, अर्थात जिसने वाकई में विद्या प्राप्त की है वो क्या होता है? विजय प्राप्त करता है। अब इसके मीनिंग में बाद में बता रहा हूँ, पहले तो आप ये समझिए। दूसरा वाक्य जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, संकल्पवानो विजयते, संकल्प मानो विद्यावानो भवति। मतलब जो संकल्पवान होता है, ए मैन ऑफ डिटर्मिनेशन, है ना, वही विद्यावान हो सकता है। जिसके पास संकल्प नहीं है, निश्चय करने की दृढ़ शक्ति नहीं है, वो कभी भी विद्या प्राप्त नहीं कर सकता। चाहे संगीत हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे कुछ और हो, कुछ नहीं हो सकता उसका। जिसके पास संकल्प नहीं है, डिटर्मिनेशन की पावर नहीं है, क्या पढ़ेगा वो, क्या कर सकता है? तो संकल्प की शक्ति होना बहुत आवश्यक है, वही विद्यावान बनता है। तीसरा और इम्पोर्टेंट बहुत अच्छा वाक्य है, ये सब ने आप लोगों ने सुना है, ये भी मैंने शास्त्रों से उठाया है, विद्या ददाति विनयम। विद्या क्या करती है?
अगर आपके पास विद्या है तो विनय होनी चाहिए। फिर आपको क्योंकि आप सब लोग इन शब्दों का अर्थ गलत ही समझ रहे हो, गर्दन तो आप लोग हिला रहे हैं लेकिन सभी गलत अर्थ समझ रहे हैं, इसलिए इनको बाद में समझा रहा हूँ। तो विद्या ददाति विनयम, ये कहा गया है। फिर आगे आइए, विद्या नरस्य भूषणम, विद्या मनुष्य का भूषण है, आभूषण है, ये कहा गया है। आगे चलिए, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्यावानो सर्वत्र, ये भी कहा गया। अपने देश में तो राजा की पूजा होती है लेकिन सभी जगह, संसार में सभी जगह विद्यावान की पूजा होती है, ये कहा गया। आगे चलिए, इसके बाद कहा गया विद्या, ये कई जगह का ये मतलब क्या मोटो भी है, विद्या विंदते अमृतम, विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। और सबसे ज़्यादा लास्ट में है सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वो होती है जो आपको मुक्ति दे। या मुक्ति क्या दे, या तो बेरोजगारी दे रही है शिक्षा, क्या विद्या देगी? बेरोजगारी का माथे में आपको संकट दे रही है। अब आपको मैंने ये 5 साहब जो जरूरी थे उनको रखा, अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ क्योंकि सबको अपने को बहुत साधारण समझ रहे हैं इन अर्थ को, जबकि ये नहीं है। पहली बात है, इसमें जो 5-6 वाक्य मैंने बोले, सूत्र जो बोले हैं, उनमें जो जो खास शब्द हैं उनको मैंने पिकअप किया। और इसमें आया है, एक तो आया है विजय। तो विजय का मतलब युद्ध में ही विजय नहीं है। आप जहाँ जिस जगह, जिस क्षेत्र में, जिस काम को जिस क्षण कर रहे हैं उसमें विजय। विजय का मतलब आपकी आधिकारिकता, योर ओन ऑनरशिप, योर ओन मास्टरशिप, वो होनी चाहिए। आप कपड़े भी धो रहे हो, आप खाना भी बना रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आपकी विजय हो। विजय हो का मतलब ये नहीं कि 4 आदमी को बुला के आप यार जगह मेरी मदद करना, तो ये नहीं होना चाहिए। तो विजय का मतलब ये कोई युद्ध वाली विजय नहीं है। विजय का मतलब एक सेल्फ डिसिप्लिन, खुद अपने आप पर अनुशासन रखते हुए आपको विजय मिल सकती है। तो ये विजय की बात की गई है। और इसी तरह से उन्होंने आगे बात की संकल्प। अब ये संकल्प का क्या मतलब है? धार्मिक क्रियाकर्म तक ही संकल्प की बात नहीं की गई है। ये एक तरह का आपकी क्लैरिटी ऑफ योर एक्शन, थॉट एंड स्पीच, या स्पीच के आपका वो है, आप मन वचन कर्म से संकल्प रखते हैं, अर्थात मैं तीनों तरह से शुद्ध हूँ और ये काम करना चाहता हूँ। जिस दिन आप अपने काम के बारे में इन तीनों प्रकार से साफ हो जाते हैं, मन वचन कर्म से, वो आपका सही संकल्प है। उसमें फिर आप न तो अपने आप को धोखा दे रहे हो, न जिनके बीच में ये बात करोगे या काम करोगे उनको धोखा दे रहे हो। तो इसलिए क्या विद्या ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप बहुत अधिक अच्छे रूप में क्लियर हो। मतलब जो अभी तो आप देखें, वी आर सो मच कंफ्यूज अबाउट एवरी एक्शन, ये करें कि नहीं करें, ऐसा होगा तो वैसा नहीं, वो क्या सोचेगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, कितने सारी चीज़ों में इफ्स एंड बट्स हमारे चलते रहते हैं। तो ये जो वहापों की स्थिति विद्या इसको दूर कर देती है। करना है तो बिल्कुल सही काम कीजिए, बाकी कुछ भी नहीं आप। तो ये अर्थ होना बहुत जरूरी है। फिर आप आइए विनय। विनय का मतलब फिर किसी की चमचागिरी करना या बहुत ही विनम्र होना, विरोध नहीं करना, नो, ये नहीं है विनय का। विनय का अर्थ है कि आपको विनम्र रहना है। आपके पास कितना भी ज्ञान हो, धन हो, पद हो, अधिकार हो, सब कुछ हो, इसके बाद में भी आपके पास हम्बलनेस होनी चाहिए। अगर आप में विनम्र, क्योंकि विद्या का मतलब ही यही है, विद्या का मतलब यह है कि विनम्रता आनी चाहिए, अहंकार नहीं आना चाहिए। तो विद्या विनय देती का मतलब ही यही है कि आपको कभी भी अपने ज्ञान, अपने अधिकार, अपनी पावर, इन सब चीज़ों का अनुभव है। अगर मैं IAS में जाता हूँ और ये बात करता हूँ किसी IAS की ट्रेनिंग लेने वाले से, तो कहते सर ये तो मेरे को उल्टा करे, मैं तो यहाँ पे रोज झड़नी तो IAS बनना चाहता हूँ और आप मेरे को ये कर रहे हो। तो ये बिल्कुल देखिए आप, शिक्षा और विद्या का कितना उल्टा हो रहा है। जो लक्ष्य है वो सब अलग हो रहा है। और जो अगर बनने से पहले ऐसे घमंड वाला हो जाए तो आप सोचिए बनने के बाद क्या करेगा। तो अर्थ यही है। तो क्या समाज के लिए और प्रकृति के लिए उपयोगी हो सकता है? तो इज नॉट विद्यावान। तो ये अर्थ हुआ उसका। फिर आगे चलिए, जो सबसे अच्छा है भूषण बताया गया, जो मनुष्य की शोभा है, जो वास्तविक ग्रेस है, वो तो विद्या से है, न तो कपड़ों से है, न जेवर से, गहनों से, न उसके पद से, न खानदान से, न किसी और से। सबसे बड़ी ये सब बात की बातें हैं, ये तो उसके क्या कहने के माइनर एसेसरीज हैं, इनका कोई ज़्यादा लेना देना नहीं। आप कौन से पद के, आप कौन से खानदान के, आपने क्या किया क्या नहीं किया,
असली बात तो आपकी विद्या है, जो जिससे आपको जाना जाएगा। तो वो जो आभूषण है वो आपके पास कितना महंगा है, कितना बढ़िया कारीगरी वाला है, कितना लोगों को आकर्षित कर सकता है, वो है आभूषण आपका। तो ये आभूषण आपका होना चाहिए। तो विद्या आपका आभूषण बनती है। सर्वत्र पूज्यता, ये जो सर्वत्र पूज्यता की भावना है ये विद्या से ही संभव है, क्योंकि विद्या जो होती है वो सार्वभौमिक होती है, सार्वलौकिक होती है, यूनिवर्सल होती है। इसलिए उसकी पूजा होती है। राजा अपने राज्य में पूजा जाए, बाकी के बाहर का राजा को क्या दिक्कत है। तो सर्वत्र पूज्यता जो भाव है, जो फैक्टर है, वो कहाँ से आएगा? विद्या की प्राप्ति से ही आएगा। अब आगे चलिए, फिर आया अमृत। अब अमृत का सामान्य रूप से आप क्या अर्थ समझते हैं? कोई अमृत नाम का एक पेय पदार्थ है, किसी शॉप पे मिल जाए, देवताओं के उसमें मिल जाए, या वो हो जाए। विद्या वो होती है जो आपके अंदर क्षरण का भाव, क्षरण का मतलब डिके होना, आपके टूटने का भाव, आपके कहना चाहिए कि कमतरी का भाव, बहुत आपको हल्का बनाने वाला, क्योंकि आप मनुष्य हैं और मनुष्य में भी आप कहते हैं कि सबसे उसमें उन्नत आप हुआ है। तो ये जो चीज़ें खतरे हैं, उन खतरे से आपको सही कर दे, डरने न दे, वो अमृत भाव। थ्रेट फ्रॉम एनी कॉर्नर, फ्रॉम एनी सब्जेक्ट, जो थ्रेटनिंग है ना आपके पास जीवन में, बुढ़ापा आ गया साहब, बीमारी आ गई साहब। मैं आपको अपनी बीमारी की याद दिलाना चाहता हूँ। जब मेरा ऑपरेशन हो रहा था और सारा सब कुछ मैंने नायक साहब को बताया भी था कि बिल्कुल ऑपरेशन हो रहा, और मुझे डॉक्टर ने ऑपरेशन टेबल पर ले जाते समय पूछ लेता कि साहब आपकी आखिरी इच्छा क्या है, ये पूछा मेरे से। एंड इट वॉज वेरी डैमेजिंग फॉर अ पेशेंट जो वहाँ जा रहा है। इसका मतलब मेरे को ये लगना चाहिए कि भाई मेरा आखिरी समय भी आ सकता है, ये कुछ भी हुआ। लेकिन उन्होंने पूछा, और जैसा उन्होंने पूछा वैसा मैंने उनको जवाब दिया। ये जवाब कहाँ से आया, किस ताकत से आया, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई वो नहीं कहना चाहता हूँ। तो जैसे उन्होंने ये पूछा एक बार के लिए, तो मैं भी सकपका गया, कि उनका कहना ये था कि साहब आपको किसी रिश्तेदार से मिलना हो, किसी और से मिलना बाकी रह गया हो, तो हम मिलवा देते हैं बिफोर गोइंग टू ऑपरेशन टेबल। तो मैंने देखा ठीक है भाई। तो इसमें उन्होंने कहा, तो ये कह दिया कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है? साहब आखिरी, मैंने डॉक्टर को जवाब दिया, और वो इतना हंसा और इतना प्रसन्न हुए वो उस बात को। साहब मेरी आखिरी इच्छा तो ठीक होके आने की है। मेरी आखिरी इच्छा तो ठीक होके आने की है। और वो देखते रहे। और फिर मैंने उनसे पूछा भी सही कि सर ऐसा क्वेश्चन आपने क्यों पूछा, इट इज़ वेरी डैमेजिंग। एक पेशेंट जो है उससे आप ऐसा पूछ रहे हो, तो उनका वी वांट टू टेस्ट द वाइटलिटी ऑफ ए पेशेंट। हाँ, और वो कोई साधारण आदमी नहीं है जिसको 3 महीने तक आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिला। डॉक्टर बाना, अजीत बाना, उन्होंने पूछा ही। खैर वो ठीक हुआ, लेकिन मैंने आपको इसके पीछे का रहस्य बताता हूँ कि मेरे मन में ऐसा क्यों था कि मैंने कुछ चीज़ पढ़ रखी थी और वही चीज़ मुझे याद आ गई। और वो चीज़ आप सब लोगों को भी बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। वो चीज़ ये थी कि मैंने एक दोहा पढ़ रखा था किसी वैष्णव आचार्य का, और वो अकेला उस पूरे अपने भक्ति साहित्य में वैष्णव आचार्य अकेले ऐसे हुए हैं जिन्होंने ये दुआ लिखा। बाकी आज तक चाहे मीरा हुई, सूर हुए, तुलसी हुए, कबीर हुए, इतने सारे वैष्णव आचार्य, किसी ने ऐसा दुआ नहीं लिखा जो उन्होंने लिखा। और इसको पढ़ के मैं तो गदगद हो गया था, और ये याद था। और ये ऐसे मौके पर याद आया जब मेरे से ऐसा सवाल पूछा जा रहा था। देखिए क्या कहता है वो वैष्णव आचार्य, सिर्फ 2 लाइन है लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं, हरि सो कबहू न कहिए, संकट सिर पर है नाथ। संकट सिर पर है नाथ, पर संकट सो अवश्य कहिए, हरि है मेरे साथ। कभी ईश्वर से ये मत कहिए कि मेरे सिर पे संकट है, बल्कि संकट से कहिए कि मेरे साथ ईश्वर है। तो मेरे साथ ईश्वर है, फिर आपको किस बात का डर, किस बात की घबराहट, किस बात के लिए मरना, किस बात के लिए वो होना, परेशान होना। तो संकट सो अवश्य कहिए, हरि है मेरे साथ। तो ये भावना मेरे दिल में सोई थी। तभी मेरे से जवान के साथ मेरी आखिरी इच्छा तो ये है कि मैं ठीक हो गया हूँ,
अर्थ ये हुआ कि जो विद्या है, अगर विद्या है वो, तो आपका, मैंने कितनी बार हमारे MBA के विद्यार्थियों को ये कहा भी सही कि मुझे ये बताओ, ये पूछा उन सब लोगों से, विद्यार्थियों से, कि भाई मान लीजिए तुम कभी किसी परेशानी में होते हो तो तुमको कौन से हीरो की याद आती है, कौन से उसकी याद आती है, कौन सी पिक्चर, क्या खाना खाया था, कौन सी चीज़, किसके क्या याद आता है। और एवरीवन रिस्पॉन्डेड कि साहब उस समय तो कोई अच्छा सा वाक्य ही याद आता है, किसी अच्छे बड़े व्यक्ति का वचन या कहावत या कोई और चीज़ें वही याद आती है जब आप दुख में होते हैं। क्योंकि ये सब तो सुख में हाउ हू करने की बातें हैं, जो आप फिल्मों के और इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, मजाक करते हैं। जब वाकई में संकट आता है तो कौन आपके पास होता है? वही किसी बड़े आचार्य का, किसी बड़े महापुरुष का, किसी अच्छी चीज़ का कोई वाक्य आपके पास होता है और वो आपके लिए बहुत कुछ रोशनी देने वाला होता है। ठीक है, तो ये हो गया। और इसी तरह से लास्ट वाला जो मैंने कहा, सा विद्या या विमुक्तये, जो विद्या वो है जो मुक्ति देती है। आपकी पूरी इंजीनियरिंग, मेडिकल, सारी चीज़ में कोई मुक्ति की बात करता है क्या? फिजिक्स केमिस्ट्री से बात कर लो, मुक्ति की बात है क्या? किसी भी चीज़ से बात कर लो, मुक्ति है नहीं। जबकि मुक्ति जीवन का सबसे बड़ा एक तरह का तथ्य है, कंसर्न है, मैटर ऑफ कंसर्न है। लेकिन कोई भी विषय इस तरह की बात नहीं करता। जितने विषय हम पढ़ा रहे हैं, जिनको हम सो कॉल्ड मॉडर्न सब्जेक्ट्स कहते हैं, उनमें तो कहीं है ही नहीं। बिजनेस में, कॉमर्स में और किसी चीज़ में तो कुछ है ही नहीं। तो क्या मुक्ति का वहाँ के लिए भी अर्थ है? जब मुक्ति सभी के लिए है तो भाई कॉमर्स वाले के लिए भी है, डॉक्टर वाले के लिए भी है, इंजीनियरिंग वाले के लिए, सबके लिए होनी चाहिए। और अगर कोई शिक्षा है तो उसमें इसका स्थान होना चाहिए, पर वो वही और है ही नहीं। इसलिए फिर जब ऐसा मौका आता है तो वो चारों खाने चित होते हैं, मैं क्या करूँ ऐसी सिचुएशन में। तो ये जो हमारी स्थिति हो रही है वो हमारी अपनी शिक्षा की वजह से। हम सब लोग जिस सिस्टम से आए थे उससे उसको हम समझ सकते हैं कि कहाँ किस चीज़ का, किस फैक्टर को कितना वजन दिया गया था। तो ये सारी स्थिति है और इसमें बनाते हैं। मैं इन सारे वाक्यों में जो मूल शब्द आए हुए उनको मैं आपको इसलिए समझा रहा था, इससे हमको पता पड़े कि वाकई में विद्या का स्वरूप क्या था हमारे प्राचीन काल में। और चूंकि ये स्वरूप था इसलिए हमारे यहाँ किसी तरह की विद्या प्राप्त करने वाला तो कभी वंचित रहता ही नहीं था, उपेक्षित रहता ही नहीं था। उसको कहीं ना कहीं स्थान, सम्मान, अपने रोजगार सब कुछ मिल जाता था। ऐसे बेरोजगारों की तरह किसी राजा के दरबार में आपने कभी भीड़ नहीं देखी होगी। जो आज के रोजगार मंत्रालय तो बेरोजगार मंत्रालय है, ये स्थिति हो रही है। तो अर्थ क्या हुआ? अगर ये सही हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने वाली होती तो सफलता मिलनी चाहिए, पर नहीं है, क्योंकि हमने विद्या को वो कर दिया। अब आइए आगे कि ये मैं एक आचार्य चाणक्य का भी वाक्य आपके लिए नोट करके लाया हूँ, और वो ये है, ये कहते हैं, चाणक्य कहते हैं कि विद्या किसी भी व्यक्ति को प्राप्त होने के बाद में लाभी बनाती है, लोभी नहीं। आप प्राप्त करते हैं तो आपको लाभी, उसका लाभार्थी बनाती है, लोभी नहीं बनाती। जबकि अभी क्या हो रहा है, कितना बढ़िया पैकेज मिलेगा, कौन सा पैकेज मुझे प्राप्त करना है, किससे ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिलती है, पर्क्स कहाँ ज़्यादा मिलेंगे, कैसा क्या होगा। इसके अलावा और बड़ी ऊंची चीज़ की ट्रेनिंग लेने वाला क्या सोचता है, इसके अलावा बता दो कुछ सोचता हो। ये है आपकी शिक्षा का तो अर्थ क्या हुआ? तेरे को यही करना है, बस खाली पैसा और पैसा और पैसा, और तुमको उस पैसे का उपयोग करने का भी समय नहीं रहता। बहुत सारे मैंने तो ऐसे लोगों को देखा है, पैसा बहुत सारा है, उसका उपयोग कुछ नहीं है, ओनली मेयर कलेक्शन। आज इतना करोड़ हो गया, उतना करोड़ हो गया, उतना करोड़ हो गया। तो ये जो एक प्रवृत्ति बन रही है आज शिक्षा की देन की हो रही है, तो ये होने पर है। इसलिए आचार्य चाणक्य ने कहा कि विद्या जो है वो आदमी को लाभी का मतलब लाभ प्राप्त करने वाला बनाता है, लोभी नहीं बनाती। और आगे चलिए, एक और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पॉइंट नोट किया, विद्या व्यक्ति को व्यस्त करती है, अस्त व्यस्त नहीं करती। जो विद्या आपके पास होगी तो आप व्यस्त तो हो सकते हैं, अस्त व्यस्त नहीं हो सकते। नहीं तो फिर विद्या है ये मानेंगे ही नहीं हम आपके। तो ये सबसे बड़ी बात है कि एक सारा व्यक्ति का जब तक होता है तो यही होना चाहिए, अस्त व्यस्त नहीं होना चाहिए। मैंने आपसे कहा साहब ये होगा, आपको पता ही नहीं कि मैं क्या जवाब दूँ, क्या जवाब दूँ क्या है,
yes to yes, no to no. If you can come, you can come. If you cannot come, don't say that I will come and I will not come. तो ये जो एक आप अपने पूरे व्यवहार में देखिए और कसौटी पे रखिए कि हाउ ट्रू यू आर टू योरसेल्फ। पहले तो आप अपने आप से ही सोच लीजिए, तो अपने आप के बारे में करना यही विद्या का सही रूप प्रकट होता है कि आप अपने आप को भी उसमें मत रखिए। मैं नहीं मिल सकता हूँ तो नहीं मिल सकता हूँ, इसमें क्या दिक्कत है? आ सकता हूँ तो आ सकता हूँ, नहीं आ सकता तो नहीं आ सकता हूँ। तो क्लैरिटी अबाउट योरसेल्फ ही नहीं है तो फिर दूसरों के बारे में तो क्या होगा? तो जीवन में आपकी क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस क्लैरिटी के लिए आपको अपनी तरफ से साफ होना चाहिए कि ये चीज़ है। योर इंटेंशन, योर एक्शन, योर स्पीच जो भी है वो सब क्लियर होना चाहिए। जितने क्लियर होंगे उतने आप कॉन्फिडेंट होंगे। तो ये विद्या का रूप है। अब इसी तरह से आगे एक बात करने के बाद है, एक वाक्य आपके लिए राधा कृष्णन का भी लाया हूँ। डॉक्टर राधा कृष्णन ने एक जगह लिखा है, वो ये कहते हैं कि भाई हमारे सारे अपने रोजगार के उसमें अपन सब लोग रिटायर होते हैं, लेकिन हम रिटायरमेंट का मतलब भी नहीं समझते। सामान्यतः आप कहते हैं, मेरे से भी लोग पूछते थे जैसे ही रिटायर हुआ, अब तो रिटायर हुए 15 साल हो गए, 75 साल का हो गया हूँ मैं, तो मेरे से पूछे साहब आप रिटायर हो गए तो फिर वापस कहाँ लगे आप? 99% यही क्वेश्चन होता था मेरे से, जैसे रिटायर होने के साल 6 महीने के बीच में कि आप कहाँ लगे यार, वापस कहाँ लगे आप? तो मैंने उसको बार बार यही कहता था मैंने कहा मैं रिटायर हुआ हूँ, कोई बेरोजगार हुआ हूँ क्या? क्यों? अगर मैं 60 साल की उम्र तक अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग नहीं कर सका, हाउ विल आई फूल माई सेल्फ? तो अगर मैं ये नहीं कर सकता तो लानत है मेरे 60 साल की सर्विस करने पे और शिक्षा होने पे। इवन देन आई एम लर्चिंग फॉर माई मतलब मनी एंड ऑल दिस थिंग की कौन सी पोजीशन मिलेगी। काम मैं करूँगा, इसमें कोई शक नहीं, काम करूँगा, लेकिन मैं अपनी पसंद से अपनी मर्जी से करूँगा, अपनी रुचि से करूँगा। लेकिन मैं जा कर के किसी कॉलेज में स्कूल में कहूँगा मैं मुझे लगा लो, बहुत नॉनसेंस। तेरे को लगाता हूँ तो नहीं लगाऊंगा, मैं प्रिंसिपल हूँ तो उसको नहीं लगाऊंगा। हाँ, मतलब आप ये नहीं कर सकते, आगे क्या कर पाओगे आप? तो ये जो है कि स्थिति, तो राधा कृष्ण ने बहुत अच्छा किया। एक वाक्य लिखा जो हम सब के लिए काम करते हैं, सब लोग रिटायर्ड है, तो उन्होंने लिखा है रिटायरमेंट इज द ट्रेनिंग प्रोग्राम। राधा कृष्ण ने लिखा रिटायरमेंट इज द ट्रेनिंग प्रोग्राम टू लर्न टू फॉरगेट। ये भूलने के लिए है, टू लर्न टू फॉरगेट द अचीवमेंट्स एंड पोजीशंस एंड राइट्स ऑफ अर्लियर लाइफ। पिछले जीवन की जो जो आपकी हायर पोजीशन रही हो, जो अचीवमेंट्स रहे हो, इन सबको भूलने का ट्रेनिंग प्रोग्राम है रिटायरमेंट। अगर आप यही याद करते रहे कि मैं ये था, मैं ये था, तो वो तो गया काम से, आप दुखी के दुखी रहोगे। तो ये उनका कहना था, इसीलिए वो कहते हैं कि ये होना चाहिए। तो आपको या हम सबको समझने की बात यह है कि जो विद्या है, जिसको शास्त्रों में विद्या कहा गया असली रूप में, उसका एक लक्षण नोट किया है, और उस लक्षण से अपन सब अपने लोगों पे, अपने कैरेक्टर पे अप्लाई कर सकते हैं और समझ सकते हैं किस एक्सटेंट तक हमारे पास एजुकेशन है और किस एक्सटेंट तक हमारे पास विद्या है। विद्या है और शिक्षा है, किस परसेंटेज में, किस कॉम्बिनेशन में। एक शब्द प्रयोग किया है शास्त्रों में, और इतना सुंदर शब्द लगा है नायक साहब मुझे, ऐसा शब्द मुझे मैं तो इसमें रम गया एक तरह से। जो शब्द प्रयोग किया विद्या प्राप्ति के बाद, तो विद्या प्राप्ति के बाद शास्त्र में शब्द प्रयोग किया है प्रसन्नोज्ज्वला। प्रसन्नोज्ज्वला, प्रसन्न और उज्ज्वल। तो ये जो प्रसन्नोज्ज्वला है, ये शब्द उन्होंने विद्या प्राप्ति के निचोड़ के रूप में बताया। अर्थात आप प्रसन्न रहेंगे पहली बात, और उज्ज्वल, अंतःकरण आपका हमेशा उज्ज्वल रहना चाहिए। विद्या है और आप प्रसन्न तो है, मस्करा भी प्रसन्न रहता है, लेकिन उज्ज्वल नहीं हो पाता। तो आंतरिक आपकी जो चीज़ है, प्योरिटी ऑफ योर हार्ट, माइंड एंड बॉडी, जो सारा आपका होना चाहिए वो, तो प्रसन्नोज्ज्वला। तो ये प्रसन्नोज्ज्वला विद्या की कसौटी है, उसका परिणाम ये अगर हमारे पास होता है तो उतने प्रस्तुत हमने विद्या प्राप्त की, तो बाकी जो कुछ है अस्त व्यस्तता है तो शिक्षा प्राप्त की। तो अब आप भविष्य में किसी से पूछे तो ये पूछ लेना कि भाई आपने विद्या प्राप्त की है या शिक्षा प्राप्त की है, तो ये आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ क्या है। इसलिए अगर आप ये कहेंगे कि
विद्या मेरे से अगर पूछना चाहते, क्योंकि मैंने अपनी बात भी जानने, इतना सारा पढ़ने लिखने के बाद सुना, तो मैं विद्या को एक तपस्या मानता हूँ और दूसरे व्यवहारिक तौर पर मैं कुशलता मानता हूँ। विद्या एक तपस्या है और विद्या एक कुशलता है, और ये दोनों होकर के, और जो परिश्रम है, परिश्रम इस विद्या का एक अंग है, इसका संपूर्ण नहीं है। आप ये मत कहिए कि मैं 10 घंटे रोज काम कर लेता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा विद्यावान हूँ। नो, परिश्रम अलग चीज़ है, ठीक है, थकना अलग चीज़, वो तो उसके लिए लगन का करना है, लेकिन परिश्रम के साथ जो दूसरी चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो परिश्रम उसका एक पार्ट है, कंपोनेंट है, संपूर्ण नहीं है। इट इज़ नॉट टोटलिटी। टोटलिटी तो प्रसन्नोज्ज्वला है। तो ये जो आपको करना चाहिए वो कहा गया है। तो शिक्षा से, मैं अब ये कहना चाहता हूँ कि शिक्षा से हमें विद्या तक पहुँचने की बात करनी चाहिए। और आप सब लोगों को ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम सब लोग अब समाज में, जैसा अभी बताया था, आपने बताया, भूपेंद्र जी ने सबका परिचय देते हैं, अपन सब लोग किसी न किसी रूप में सामाजिक स्ट्रगल में। तो आप सब लोगों के बीच में बात करने का ये है कि जो कुछ विद्या से संबंधित आइडिया एक आपको मानसिक तरह धरातल पर दिया गया, उसको हम कैसे अपनी परिवार, अपनी पीढ़ी या अपने इर्द गिर्द के लोगों के बीच में कहीं उत्साहित कर सकते हैं। खास करके वो कमी जो शिक्षा दे रही है हमको, जिसमें समाज और प्रकृति, ये 2 फैक्टर शिक्षा माइनस कर देती है, उसको हम कैसे दे सकते हैं, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो हम कुछ आगे कर सकते हैं। तो इस कुशिक्षा को हम अच्छी शिक्षा, और अच्छी शिक्षा से फिर विद्या में कन्वर्ट कर सकते हैं। R.K. लक्ष्मण का एक व्यंग्य चित्र टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित हुआ था, और उसने हजारों नवयुवकों के टेंशन को दूर कर दिया था। जुलाई में क्या होता है कि एडमिशन के लिए सभी लोग लाइन लगाते हैं, मेरा फॉर्म जमा हो जाए, फीस जमा हो जाए, मुझे एडमिशन मिल जाए। इसके लिए कॉलेज के बाहर लाइन लगी हुई है। R.K. लक्ष्मण को आप जानते हैं, उनका परिचय देने की जरूरत नहीं है। तो R.K. लक्ष्मण ऐसे चित्र बनाया करते थे, व्यंग्य चित्र बनाते थे, और 2 लाइन का होता था। तो उन्होंने एक बार इसी तरह के बच्चों की समस्या को देख करके और उनके उतावलेपन को देख करके टाइम्स ऑफ इंडिया में छोटा सा कार्टून बनाया। वो कार्टून मुझे याद था, इसलिए मैंने यहाँ इस रेफरेंस के लिए आपको नोट करके लाया। और वो ये था कार्टून, बहुत बड़ा कॉलेज है, कॉलेज में खिड़कियों के बाहर लाइनें लगी हुई है, बहुत सारे नए नए स्टूडेंट्स की, सब एडमिशन फॉर्म और ये वो जमा कराने के पीछे बहुत मारामारी हो रही है। उसी कॉलेज की बाउंड्री के बाहर 2-3 पॉलिश करने वाले, जूते पॉलिश करने वाले बैठे हुए, और उन जूते पॉलिश करने वाले एक दूसरे बात है, वाई आर दे वरीड फॉर द एडमिशन। वो क्या कह रहा है, एक आदमी, एक जूता पॉलिश करने वाले दूसरे जो जूता पॉलिश करने वाले से कह रहा है, why are they worried for the admission? After all, before 3 years, we were also there in the same lines. They'll be here. और इस कार्टून के छपने के बाद में कहा जाता है कि हजारों नवयुवकों ने बहुत कुछ अपना ठीक कर लिया कि यार ये बेकार ही है, इसके पीछे पढ़ना। ये एक तरह का किसी कलाकार का, किसी, ये विद्या पढ़ी है R.K. लक्ष्मण ने, और इसलिए ये उस व्यंग्य चित्र में प्रकट हुई। तो अर्थ क्या है कि ये होना चाहिए, और अगर ये होता है तो बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से कलाकार की बात याद आती है, जो ये कहता है, जो वो कितना अजीब आदमी, कितना कॉन्फिडेंट आदमी, जो ईश्वर को भी ये कह रहा है, सिजदों के एवज, सिजदे मत समझते आप, सिजदे, सिजदा करना, प्रणाम, सजदा करना, सजदों के एवज फिरदौस मिले। फिरदौस का मतलब है स्वर्ग। सिजदों के एवज फिरदौस मिले, ये मुझे मंजूर नहीं। वो कहता है कि मैं आपका सिजदा करता हूँ, इसलिए आप मुझे स्वर्ग में पहुँचा दें, ये मुझे मंजूर नहीं है। उसको अपनी विद्या पे वो है। और दूसरी लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो कहता है, बेलोस इबादत करता हूँ, बेलोस में बिना स्वार्थ के, बेलोस इबादत करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, कोई मजदूर नहीं। सजदों के बदले, सजदों के एवज फिरदौस मिले, ये मुझे मंजूर नहीं। बेलोस इबादत करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, कोई मजदूर नहीं। जो आपने सोचा कि शाम को मजदूरी चुका करना, नो, मैं भक्त हूँ, लेकिन ऐसा भक्त नहीं।
तो ये जो एक स्थिति आती है, ये आप अपनी क्लैरिटी के बारे में, यू आर क्लियर अबाउट योर सेल्फ, योर एम, योर एक्शन, तो ये अगर होता है तो होती है। तो विद्या भी यही है। आपने जीवन की विद्या सीखी तो जीवन के सुख दुख में आपके काम आ रही है, तो समझिए आपने वाकई में सीखी। और अगर वही आपको उलझा रही है, वही डिग्रियों का भार आपके दिमाग में चढ़ रहा है, बुखार चढ़ रहा है, तो मान लीजिए कि वो कोरी शिक्षा है, एम्प्टी एजुकेशन है, कुछ उसमें विद्या नाम की चीज़ नहीं है। तो विद्या प्राप्ति बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको ये सब इसलिए समझाया कि एटलीस्ट हम लोग ये तो समझ सके कि हमारे पूर्वजों ने जो विरासत छोड़ी है, जो विद्या को लेकर के सोचा है, जो चिंतन किया है, वो हमारे पास उपलब्ध है, और उसको हम जिस रूप में जैसे भी उपयोग कर सकते हैं उतना हमको करना चाहिए। ताकि इसलिए मैंने कहा कि मैं एजुकेशन पे बात नहीं करूँगा कि इतने आंकड़े ये हो, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये थ्योरी है, स्कूलों की ये समस्या है, उसकी ये समस्या, ये सब ऊपरी बातें हैं, पलेथन वाली बातें हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है। और इनसे कोई, इसको कितना भी सुधार हो, इतनी बार शिक्षा पे प्रयोग हो गए, इतनी नई सारी थ्योरीज आ गई, हुआ क्या? ले देखे वो कि वही है। आफ्टर ऑल बिफोर 3 years वी वर ऑल्सो देयर, सेम पोजिशन है। तो ये जो स्थिति है इसके है, तो विद्या को हम नहीं लाते हैं तब तक हमारे उसका कोई निराकरण नहीं है, न तो व्यक्तिगत जीवन में, न सामाजिक जीवन में, न राष्ट्रीय जीवन में। तो हमें कहीं ना कहीं इस रूप में हमें काम करना चाहिए, समझना चाहिए। और समझ है तो अपने इर्द गिर्द जो हम लोग कर सकते हैं अपनी नई पीढ़ी के लिए, वो हम लोगों को करना चाहिए। आप सब लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, वार्ता को ठीक एंजॉय किया, उसके लिए धन्यवाद। एक बार फिर आप कमर सीधी करके आंखें बंद करें, 3 बार गहरी सांस ले, छोड़ दें और फिर स्वस्थ हो जाए। सर पहले एक बार ये ऑनलाइन है, तो आप इसको कंक्लूड कर दो तो वीडियो में बंद कर। आप इसको कंक्लूडिंग रिमार्क्स जो भी सर 2 मिनट के लिए मैं 2 मिनट हाँ इसी में तो फिर आप इसी में आ जाइए प्लीज। चलिए और यू कैन आल्सो गिव द थैंक्स। हाँ हाँ इसको एक बार देखना सर, हो गया बंद हो गया। देखना उसमें किसी मिस कॉल कितनी मैं बीच में चेक कर ऐसे ही था, चल रहा है ऐसे ही शुरू से, ऐसे ही करो। पूरे दिन। एक बार देख लो। पहले फोटो है सर का, उसके बाद ऐसे बंद हो गया। जो अभी है वही आ रहा था। एक मिनट डॉक्टर साहब का फोटो शुरू में आया, उसके बाद चला गया। नहीं चल रहा था, अभी हमने बीच में देखा था। देखा 2 बार देखा हमने। कोर में था ना अपना कोर में ग्लोबल कोर ग्लोबली है सर आप ये, वो लिंक नहीं दिख रहा। चल रहा है। चल रहा है हाँ चल रहा है 1 घंटा 4 मिनट। तो आप बोल रहे हैं हाँ, 1 2 मिनट 1 मिनट थोड़ा सा इसको यस आप थोड़ा आगे अगर नहीं है नहीं आप एक शेयर दे दीजिए 1 मिनट प्लीज। ठीक है सर। ऑनलाइन है सब जगह अच्छा बिल्कुल स्कूल चाहिए आप इधर आ जाइए। चालू है सर। हाँ नहीं बोल देंगे। अच्छा आदरणीय व्यास साहब ने शिक्षा और विद्या का जो रूप मतलब इतना विस्तार रूप से जो बताया है ना, और एक एक चीज को पकड़ करके इसका जो विस्तृत जानकारी दी कि क्या विद्या है, और आज के रूप में आज के इस समय में बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है। अगर हम इस चीज़ों को समाज में अपने बच्चों के साथ में जहाँ पर भी हम इसको शेयर कर सके और इससे लाभ उठा के और कुछ इसको बच्चों को मार्गदर्शन कर सकें, तो मुझे लगता है कि मतलब आज हमें बहुत सारी इंसाइट मिली है। मैं आपको बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। अगर जैसे एक क्रिकेट की लैंग्वेज में कहूँ तो आज आपने ट्रिपल सेंचुरी लगा दी है। मतलब
एक से एक जो नई जानकारी हमें मिली है और रियली हमारा बहुत ही मार्गदर्शन किया है आगे के लिए कि हम बच्चों को किस तरह से उनको समझा सकें। हम लोग समझते हैं कि हाँ हमारे में शिक्षा जो है उसका जो रूप होना चाहिए वो मानवता का जो आदर्श है वो दृढ़ करने के हिसाब से होना चाहिए, लेकिन शिक्षा क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि प्रकृति से नहीं जुड़ पा रहे हैं, है ना, तो समाज से नहीं जुड़ पा रही। दो जो चीज आपने बताया रियली हमें बहुत ही इंस्पिरेशन मिली है, हमारा जो है माइंड इससे शार्प हुआ है, बिलीव्स बढ़ी है। सो मैनी थैंक्स टू यू सर। आज नायक साहब ने बुला के बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। आप लोग अभी लास्ट फाइनल आपको देना है, ठीक है ना, आप सही फिर जो अन्य से जो मैं काट दूंगा। तो आदरणीय डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने जो कई सारी बातें ऐसी कही जो हमारे मन की बात कही और हम वर्षों से सोच भी रहे थे। हालांकि सरकार अभी कोशिश कर रही है कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है तो उसमें कुछ चेंज करे। जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि पहले तो कोई बेरोजगार होता ही नहीं था, खाली एक क्रेडिटेबिलिटी चाहिए थी कि भाई उसका बैकग्राउंड अच्छा है, बाकी जितने लोग विद्या ग्रहण करते थे उन सबको रोजगार मिलता था। अभी स्थिति ये हो गई है कि ट्यूशन सिस्टम, हजारों लाखों नवयुवक वो एग्जाम में बैठ रहे हैं। आज मान लीजिए अपन यूपीएससी की बात, जिसके कि आप पेपर सेटिंग करते हैं, यूपीएससी की बात करें, यदि हम नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो कितनी 300-400 सीटें, बाकी तो सब रिजर्वेशन वो हो जाती है जनरल की बात। और स्टूडेंट्स कितने बैठ रहे हैं? 15 लाख 20 लाख स्टूडेंट्स उसमें बैठ रहे हैं। अब आप ये देखिए कि जिस स्टूडेंट के 1 मार्क्स कम आ गया तो इसका मतलब है कि वो नाकाबिल हो गया। जिसके 1 मार्क्स आगे आ गया उसका सिलेक्शन हो गया, लेकिन वो 1 मार्क्स आगे वो फ्रस्ट्रेट हो गया और जीवन में कुछ नहीं कर पाया। और इसके अलावा 3-3, 4-4, 5-5, 7-7 साल तक 10-10 साल के लोग वहाँ ट्यूशन सेंटर में पढ़े रहते। और अभी वहाँ पे क्या स्थिति अपन ने देखा, और अभी तो स्थिति होगी डॉक्टर साहब कि 5वीं क्लास 6ठी क्लास 7वीं क्लास में ट्यूशन एक कंपलसरी हो गया। तो अपन कहाँ ले जा रहे हैं एजुकेशन सिस्टम को? और पुरानी पद्धति को जो मैकॉले ने अपन जानते हैं, हमारे जो एजुकेशन सिस्टम था उसको खत्म किया। हमारे भारत की जो एजुकेशन सिस्टम थी वो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट एजुकेशन सिस्टम थी। सबसे पहली यूनिवर्सिटी हमारे पास थी, हजारों विद्यार्थी पूरी दुनिया से आके हमारे भारतवर्ष में अध्ययन करते थे। और आज एक हम सब दौड़ रहे हैं, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई कनाडा जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, हम सब जा रहे हैं। और वहाँ पे हमारी कोई वैल्यू नहीं, हमारा पैसा तो जा रहा लेकिन हमारी वर्थ क्या है? तो हम सब बड़े चिंतित हैं आपको सुन के कि भाई शिक्षा और विद्या में क्या डिफरेंस है। बहुत प्रसन्नता हुई। और मैं समझता हूँ चूँकि यहाँ पे वाइस चांसलर साहब यूनिवर्सिटी के एक जिन्होंने चालू किया यूनिवर्सिटी को, आज एक राजस्थान विद्यापीठ एक मतलब है कि राजस्थान में क्या पूरे हिंदुस्तान में एक मानी हुई यूनिवर्सिटी है। तो कहीं न कहीं आपके पेरेंट्स का योगदान रहा है उसमें। ऐसी श्रमजीवी विश्वविद्यालय ऐसी चीज़ जो किसी ने सोचे भी नहीं थी वो आपके परिवार ने प्रारंभ किया। तो वो भी एक चीज़ थी कि कैसे उसको कनेक्ट करें रोजगार से। श्रमजीवी विश्वविद्यालय क्या है कि रोजगार से कैसे कनेक्ट किया जाए। पहली बार जैन भाई ने वो सपना देखा था और वो उसको आज हो गया, ओपन एजुकेशन हो गया, डिस्टेंस एजुकेशन हो गया। लेकिन आप उनको याद करें जिन्होंने सबसे पहले उस बारे में सोचा था, जब किसी आदमी ने सोचा और उसको गवर्नमेंट से अप्रूव करवाया। तो ऐसी महान हस्तियां यहाँ बैठी है। हम डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रकाश डाला और विद्या और शिक्षा दोनों में अंतर हमें समझाने का समझने का मौका प्रदान किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपने से भी कोई और कोई बोलना चाहिए? एक बात हाँ जरूर, केवल एक बात मैं कहना चाहूँगा। डॉक्टर साहब ने विद्या के बारे में एक बहुत बड़ी बात कही बाद में कि वो तपस्या भी है और कुशलता भी है। तपस्या और कुशलता जब दोनों बात कर रहे हैं तो मतलब एक प्रोसेस भी है और प्रोडक्ट भी है। और प्रोडक्ट भी ये ऐसा प्रोडक्ट है जो कभी पूरा नहीं होता, जो हमेशा हमेशा चलता रहेगा। कुशलता बढ़ती चली जाएगी आपकी। मतलब ये दिस इज व्हाट आपको क्या कहने का मतलब ये था कि जब आप कह रहे हो तपस्या भी है और कुशलता भी है तो प्रोसेस और प्रोडक्ट तक है, और वो प्रोडक्ट ऐसा वो कुशलता में हमेशा वृद्धि होती चली जाएगी, तब वो विद्या है। मैडम आप विचार थोड़ा एक इधर
इधर रखिए। यहाँ रख दो। ठीक है, ऐसे रखो। अब देख लेना। प्रोफेसर व्यास साहब का बहुत बहुत आभार। बहुत ही व्यावहारिक और आज के लिए जो ज्वलंत समस्या है उस पर आपने अपने विचार रखे, जो पूर्ण रूप से मौलिक आपके विचार हैं। और अभी इस पर बहुत सारे लेक्चर्स आ रहे हैं और यूट्यूब पे भी आ रहे हैं, पर आपने जो चीज़ कही वो बहुत ही थोड़ी अलग लगी और अच्छी लगी मुझे। तो बहुत अच्छा, जो एक तो दानी साहब ने बताई दिया, और एक चीज़ जो बहुत अच्छी लगी कि वो प्रसन्नोज्ज्वला, मतलब विद्या प्राप्त करने या कुछ भी सीखने के बाद आपको प्रसन्नता मिले और आप विकसित हों, विजय हों, ये हों। तो मुझे नहीं पता कि आप इसको कैसे लेंगे कि मैं कुशिक्षा शब्द से तो सहमत नहीं हूँ, पर ये सहमत हूँ कि वो शिक्षा नहीं है जो आज स्कूलों में दी जा रही है या महाविद्यालयों में दी जा रही है या विश्वविद्यालयों में दी जा रही है। उससे खाली डिग्री बटोरना और नंबर लेने का काम हो रहा है, अशिक्षा है। मतलब व्यक्ति जैसा बनना चाहिए, जो परिपक्वता आनी चाहिए, जो अंदर का स्व बनना चाहिए, व्यक्तित्व जो बनना चाहिए, वो लॉस्ट है। और इसलिए जो भाई साहब ने कहा कि जो हमारी ज्ञान परंपरा थी वो तो भूल गए, मैकाले को लेके उसकी पूंछ लेके चले जा रहे हैं। और आज भी जो शिक्षा नीति जो नई बनी उसमें भी बहुत कुछ परिवर्तन नहीं है, सिवाय इसके कि एक हिंदी माध्यम में पढ़ा लो। अब लोग तो इंग्लिश माध्यम के पीछे हिंदी माध्यम तक कहाँ कर चिटेंगे। और दूसरा ये कि स्किल डेवलपमेंट, ताकि गवर्नमेंट को रोजगार देने का एक समस्या समाधान हो जाए। स्किल करो, स्किल करो, पर जो अंदर की आत्मा के जागरण का प्रश्न है, मनुष्य बनाने का प्रश्न है, उस पर कहीं नई नीति में भी हमारी संस्कृति को पढ़ाओ। कैसे पढ़ो? संस्कृति कैसे पढ़ाई जाएगी जब तक टोटल रोल मॉडल समाज का नहीं बदलता? बालक को हम कुछ नहीं बना सकते, चाहे वो घर हो, चाहे शाला हो, चाहे समाज हो। हमारे रोल मॉडल को हमें डेवलप करना पड़ेगा, तब आपकी जो विद्या वाली बात आ पाएगी। पर यह आना पड़ेगा, भारत को अपनी मौलिकता के लिए आना। क्वालिटी और क्वांटिटी की है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्वालिटी और क्वालिटी और क्वांटिटी। पहले क्वालिटी थी, आप कुछ कहना चाहेंगे? क्वांटिटी के पीछे है क्वालिटी की। तो उस समय में वो जो विद्यार्थी नहीं भी जाता, पर व्यक्ति तो व्यक्ति बनता था। आदरणीय डॉक्टर एस आर व्यास साहब का बहुत बहुत आभार। उन्होंने ऐसे बहुत से अनछुए पहलू उनको छुआ, ना केवल छुआ बल्कि उसमें अच्छे से प्रकाश भी डाला और हम सब लोग प्रकाशवान हुए। बहुत बहुत आभार। जैसा आपने बताया कि शिक्षा और विद्या का अंतर थोड़ा बहुत हम जानते थे, परंतु स्पष्ट रूप से शब्दों का उसका लिबास जो आपने पहनाया ना, वो इतने अच्छी स्पष्टता से करवाया कि हम सब लोगों के कंसेप्ट क्लियर हुए। उसके लिए मैं पुनः आपका आभारी हूँ। अभी आपने कहा कि बेरोजगारी शब्द हमारे यहाँ नहीं था। मैं इसमें एक बात और जोड़ता हूँ, मैं भी अक्सर स्वावलंबी भारत अभियान से जुड़ा हूँ, तो स्कूलों में जाके बोलने का मौका मिलता है, तो वहाँ पर अक्सर मैं कहता हूँ कि हमारे शास्त्रों में तलाक शब्द नहीं था। और फिर दूसरी बात जो उसमें जोड़ता हूँ कि हमारे बेरोजगारी शब्द भी नहीं था। ये दोनों शब्द हमारे यहाँ नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि हमारे समाज में वो उत्पन्न ही नहीं हुई, वो परिस्थितियाँ उत्पन्न नहीं हुई, इसलिए वो शब्द भी ईजाद नहीं हुए। ये शब्द भी विदेशियों ने ईजाद किए, जो हमने आज स्वीकार कर लिए। तो इस कारण से जो हमारी स्थिति बनी है इस मैकाले की शिक्षा पद्धति के कारण, कि हम केवल तोता रटंत में यकीन करने वाले लोग हैं। जो पढ़े लिखे हैं वही बेरोजगार हैं, जो अनपढ़ रह गए उनमें से कोई बेरोजगार नहीं है। ये हमारी विडंबना, हमारी शिक्षा पद्धति की विडंबना। तो इसलिए हमारी जो पुरानी जो शिक्षा पद्धति थी उसमें इन सब बातों का ध्यान रखा जाता था कि व्यक्ति विद्यावान हो। भगवान कृष्ण के बारे में कहा जाता है 64 कलाओं में निपुण थे, तो अर्थात 64 कलाओं में पारंगत बनाया जाता था गुरुकुलों में, और तब कहीं जाके उसकी विद्या पूरी मानी जाती थी। और उसमें किसी विषय विशेष में वो पारंगत विशेष रूप से हो जाता था और उससे अपना जीवन यापन करता था। कालांतर में जो सब अपना अपना व्यवसाय करते थे,
उनका वो खानदानी एक तरह से व्यवसाय होता गया और पारिवारिक व्यवसाय होने के नाते उसमें वो परंगत स्वभावतः होते चले गए। उसी से जातियों का निर्माण हुआ, उसी से सब हमारी समाज रचना आज की वर्तमान दिखाई देती है। तो आपने आज जो कुछ बताया है, मैं भी यही समझता हूँ कि शिक्षा वही होनी चाहिए कि जो ज्ञानवान हो बनाए, संस्कारवान बनाए, सतत जागरूक देशभक्त अच्छे नागरिक उत्पन्न करे और वो उद्यमिता का भाव हो और देश के प्रति उत्तरदायित्व का भाव हो और हमें शत्रु और मित्र का बोध कराए। इन सब चीज़ों का समावेश उस शिक्षा में होना चाहिए। वही शिक्षा हमारे समाज के लिए उन्नति का मार्ग अग्रसर कर सकती है। अन्यथा हम मेघालय की शिक्षा के अनुसार तो केवल क्लर्क उत्पन्न कर रहे हैं और ना जाने इसको कब तक ढोएंगे। अभी वर्तमान में जो NPS न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें इन बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश की गई है, परंतु अप टू सम एक्सटेंट मुझे लगता है समय काल परिस्थितियों के अनुसार जो बेस्ट हो सकता था उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में डालने का प्रयास किया है। आने वाले समय में उसको लागू करने के बाद मैं समझता हूँ कि भारत का भविष्य भी वैसे ही उज्जवल होगा जैसा अभी आपने फरमाया कि विद्या का इन टोटलिटी भाव क्या है, प्रसन्नोज्ज्वलता वही सबका भाव होना चाहिए। हमारे शिक्षा के कर्मधार भी उसको स्वीकार भी करें और उसको इम्प्लीमेंट भी करें ताकि हमारे भारत का भविष्य भी उज्जवल हो सके। आपका पुनः एक बार बहुत बहुत आभार। एक सर मेरा ओपन क्वेश्चन है कि चाइना में ट्यूशन बैंड है, ट्यूशन वहाँ पे परमिटेड नहीं, फिर भी चाइना डेवलप्ड कंट्री। सो व्हाट इज द रीज़न कि हम ट्यूशन से हजारों लाखों या आप ये भी कह सकते हैं करोड़ों नवयुवकों का भविष्य बिगाड़ रहे हैं। एक बच्चा एक किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए 3 साल 4 साल 5 साल एजुकेशन लेता है, ट्यूशन लेता है, लाखों रुपए खर्च करता है, खेत बेचता है, वो सारी चीजें बेचता है और लास्ट में सिलेक्शन तो कुछ जितने सीखे उतना ही होगा। तो वो सब फिर कुछ भी नकारा हो जाते हैं। और चाइना में तो ऐसा नहीं, मतलब ट्यूशन करा ही नहीं सकते। तो सर ये ऐसा विषय है जो भारत मतलब है कि बहुत ज़्यादा त्रस्त है, जो भी इसका जवाब इसका सीधा सा जवाब है। जवाब तो क्या है, एक एक्सप्लेनेशन हो सकता है। एक्सप्लेन के आपने ये तो देख लिया कि वहाँ पे ट्यूशन बैन है, लेकिन लागू क्या ये नहीं देखा। यहाँ पे ट्यूशन बैन नहीं है लेकिन लागू क्या नहीं है वो नहीं देखा आपने। मतलब ये हुआ कि एक चीज़ वहाँ नहीं है, लेकिन नहीं है तो है क्या वो हम जानना चाहते हैं। हाँ, वह है क्या, क्योंकि वो अपनी पद्धति, अपने जो चाइनाइज की जो ओरिजिनल ट्रेडिशनल पद्धति है उसको लागू करें, मॉडर्नाइज करके लागू कर रहे हैं और आप अपने यहाँ का उसको कुछ भूल भुला गए। तो फिर क्या आप यहाँ से वो तो ला दिया आपने, लेकिन उसको हटाओगे तो लगाओगे क्या। आज के नीति ये क्या कहता है शिक्षाविदों की सबसे बड़ी समस्या है कि ये मुझे लग रहा है कि गलत है, बेकार है, तो मैं इसको हटाना भी चाहता हूँ, लेकिन इसकी जगह में लाऊंगा क्या, जो लाऊंगा क्या विकल्प जो है उनको जवाब सूझ नहीं रहा है जिसको सरकार एंशिएंट में की दिक्कतें बहुत सारी हैं कि हम क्या उसको उसी रूप में लाएंगे, उसको मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। तो जब मॉडर्नाइज करेंगे तो कौन करेगा उसको, जो ट्रेडिशनल लोग हैं वो बिल्कुल ट्रेडिशनल है तो यूँ कहीं लागू नहीं कर सकते, और जो मॉडर्न है वो ट्रेडिशनल को नहीं जानते। तो ये बहुत बड़ी दुविधा है। अब मैं जितनी सारे सेमिनार्स में एजुकेशन पॉलिसीज़ के सेमिनार में रहता हूँ तो वहाँ पर दिक्कत यही है। मान लीजिए मैं कोई बात कहता हूँ तो कहते साहब ये तो हमने पढ़ी नहीं, हम तो जानते नहीं। अब नहीं जानते तो आप मेरी बात का समर्थन कैसे करेंगे। तो मैंने कहा पहले तो मैं आपको एजुकेट करूँ और फिर आप उसको समझो और फिर लागू करो। अब इतना समय कहाँ वो होता है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो करें, एक बात लगे हाथ, फिर समय कम है। आपने कहा था कुशिक्षा, मैं चाहता था कि इस शब्द को ना लागू करूं, कुशिक्षा नहीं कहूं इसको, लेकिन मैंने जो विकल्प सोचे कि अपूर्ण शिक्षा या कोई और करें वो नहीं है। तो मैंने ये देखा कि क्या है, तो लक्ष्य से भटकी हुई शिक्षा को मैंने कुशिक्षा कहा है, गलत शिक्षा नहीं कहा है। तो अर्थ क्या, जो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करवा पा रही है उसको मैंने कुशिक्षा कहा है। और इसके अलावा कोई ज़्यादा बेटर शब्द नहीं लगता। अपूर्ण का था, अपर्याप्त कहता तो वो उसी दायरे में आ जाती, तो उससे स्पष्ट नहीं होता। तो हमको लक्ष्य तक न पहुंचाने वाली है, इसलिए इसको कुशिक्षा। और सर हम सभी वानप्रस्थ आश्रम में हैं और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जिसको बोलते हैं, मास्लो का एक हिरार्की होता है, उसमें मेरे हिसाब से यहाँ पे जितने भी लोग हैं दे ऑल आर इन द कैटेगरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसमें पद, प्रतिष्ठा और पैसा
इसकी किसी को आवश्यकता नहीं हमारे ग्रुप में, स्पेशली जो मैं देख पा रहा हूँ या जैसा भाई साहब ने इसलिए तो मेरे जैसा आदमी आपके बीच में बैठा नहीं, है। पर ये है कि हम क्या करें, मतलब वी कैन नॉट सिट आइडियली और आपस में डिस्कस करने के अलावा व्हाट वुड बी अवर ग्रेटर रोल फॉर द सोसाइटी। मैं यही आपको कह रहा हूँ कि जहाँ आप हैं वहीं से आपको करना है जो आपको करना है, क्योंकि अपन कोई सिस्टम तो दे नहीं सकते किसी स्कूल में किसी उसमें, तो हम जो कर रहे हैं तो आप के जो लोग हैं जो पड़ोस में हैं, तो कहीं ना कहीं आप इसीलिए कहा कि आप अपने पूर्वजों की विरासत को समझें और उसको आप कैसे लागू कर सकते हैं अपने परिवार में, पड़ोस में, बच्चों में, पूरे परिवार के बच्चों में थोड़ा सा आप करें, तो वो जब करें तो उसके लिए अपने आप वो होगा। और हम हमारे जैसे लोगों को जो जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ बुला लीजिए आप, और मैं जाके यही कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, जहाँ मुझे जाने की आवश्यकता है। दानी साहब ने कहा साहब वहाँ आना है तो इनकी आज्ञा मानी और गया वहाँ पे, और जो कुछ कह के आया आपके सामने, तो मेरे से तो जो बन पड़ता मैं भी वही कर रहा हूँ जो आप करना चाह रहे हैं, सेम वही रोल निभा रहे हैं, और अब आप सबको भी निभाने के लिए कह रहा हूँ, ताकि अपन पीछे वाली पीढ़ी, भाई हम नहीं चाहते कि हमारी संतान इस तरह से बिल्कुल बैंकरप्ट रहे, एजुकेशनली बैंकरप्ट रहे, वो विद्या कुछ पढ़े प्राप्त करे, ये है। सर एक बात है, विद्यावान और ज्ञानवान में क्या फर्क है? विद्यावान इसमें तपस्या और कुशलता दोनों शामिल है। आजकल के जो विद्यावान है वो ज्ञानवान है कि नहीं? क्या वो शिक्षावान है और उसमें इंफॉर्मेशन बेस्ड है वो सब। तो अपनी शिक्षा में कहीं ज्ञानवान का कहीं टच नहीं है? जो विद्यावान ज्ञान शब्द जो है विद्या और शिक्षा के बीच में कहाँ नहीं, वो ज्ञान आप जो कह रहे हो ज्ञान आप परिवार ऐसा है, जो ज्ञान होता है ना वो तो एब्स्ट्रैक्ट है, उसका कॉन्क्रीट फॉर्म आता है विद्या के रूप में। जैसे इंजीनियरिंग का ज्ञान तो एब्स्ट्रैक्ट हो गया, अब उसको हम करेंगे तो इंजीनियरिंग विद्या सिस्टमेटिकली हुआ जाए, जिसमें थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों आता है। ज्ञानी है मतलब वो विद्यावान से ऊपर है, ज्ञानीवान नहीं, विद्यावान ऊपर, विद्यावान ऊपर, विद्या ऊपर है, विद्या इज अबव ऑल। ज्ञान जो है वो यहाँ तक है, विद्या उसका इम्प्लीमेंटेशन तक ले जा रहा है, उसको आगे तक ले जा रहा है। हाँ जी, तो अभी तो आजकल इसी की बात करते हाँ, बस हो, वो ज्ञान की बात करते नहीं, वो ज्ञान तक भी नहीं, वो इंफॉर्मेशन तक ही है। परितोष जी इधर आइए, इधर आइए ना। अगर आप सबकी अरे यार, इजाजत हो तो मैं बोल दूं थोड़ा। हाँ इधर आओ ना, यहाँ आओ ना। नहीं सर, it's okay, it's okay। आप यहाँ से क्यों चले मैं गए? आपने कई सारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड करना चाह रहा था। एजुकेशन में ये ना वो विद्या है, विद्या का सीधा मास स्केल पर इसकी जरूरत महसूस हो रही है। क्रिटिकल थिंकिंग का अभाव होना, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है हम लोगों के अंदर। हम वो जो कुछ टीचर बोल रहा है या जो किताबें कह रही है उसको हम ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। वी डोंट आस्क क्वेश्चंस, क्वेश्चनर नहीं है। अगर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं तो आप, इट मीन्स एजुकेशन इज नॉट टीचिंग यू एनीथिंग। तो इंडिपेंडेंट थिंकिंग की एबिलिटी पैदा करने वाली चीज राइट एजुकेशन। मेरे ख्याल से मैं राइट एजुकेशन वर्ड इस्तेमाल करना चाहूँगा। विद्या मीन्स राइट एजुकेशन। और आप जो शिक्षा की बात करते हो वो मैल एजुकेशन, मैल एजुकेशन यानी कि कहीं ना कहीं डेफिशिएंट है, कोई चीज़ डेफिशिएंट है उसके अंदर। तो पर अभी की जो शिक्षा है, अभी की जो एजुकेशन है वो तो इंसान बनाने की जगह राक्षस बना रही, नॉट डीह्यूमनाइजिंग। और ये इसीलिए हो रहा है कि डॉक्टर इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में पड़ा हुआ है, क्योंकि वो ह्यूमन नहीं रहा, वो ह्यूमन एलिमेंट गायब हो गया उसके अंदर से। अब पैसा उसको ड्राइव कर रहा है, पैसा उसको गाइड कर रहा है, और दूसरी चीज़ें और दूसरे इमोशंस उसको गाइड नहीं कर रहे। ही हैज़ बिकम बेरफ्ट ऑफ ह्यूमन इमोशंस, वो डीजनरेट हो गया। एज ए ह्यूमन ही हैज़ डीजनरेटेड इनटू समथिंग एल्स, जिसको आप डीमन भी कह सकते हैं। तो ये जो प्रवृत्ति है ये वर्तमान एजुकेशन की है, ये तो रिप्लेस होना चाहिए सर, बिल्कुल आमूल चूल तरीके से रिप्लेस होना चाहिए। ये जब तक रिप्लेस नहीं होगा आप कोई सोच ही नहीं सकते कि कुछ भला होना है इस देश का या सोसाइटी का या इस दुनिया का भी भला नहीं होने वाला।
ये जितने टेररिस्ट हैं ये सब एजुकेटेड हैं, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, बहुत बड़े हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, क्वालिफाइड है वो, बट दे आर नॉट ह्यूमंस। All terrorists are well qualified. हाँ, वेल क्वालिफाइड आईटी इंजीनियर्स हैं बड़े बड़े, लेकिन दे आर नॉट ह्यूमंस। तो ये जो डीह्यूमनाइज कर रहा है जो एजुकेशन, इसको वापस रीथिंक करना पड़ेगा। और जो पहले नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालयों में जो शिक्षा दी जाती थी, मेरे ख्याल से वो जो स्पिरिचुअल एजुकेशन का जो एलिमेंट उसमें शामिल होता था, जो मॉरल एजुकेशन का एलिमेंट शामिल होता था, और वो प्रैक्टिस कराया जाता था। ऐसा नहीं कि केवल किताबों से रटा करके और समझा दिया, ऐसा नहीं, वो प्रैक्टिस भी कराया जाता था। वो वापस लाना पड़ेगा हमको, तब जा कर के ये सारी चीज़ें ठीक होगी। शिक्षा का राजनीतिकरण बंद होगा तभी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमको शिक्षा से लेकर के हाँ, उच्चतम शुरू शिक्षा से। तक की नैतिक शिक्षा अत्यंत शुरू आवश्यक से है। नैतिक शिक्षा सभी को परितोष जी ने जो बहुत कहा ना, बहुत परितोष जी ने जो कहा बात बिल्कुल ठीक है कि डीह्यूमनाइजेशन होता जा रहा है एजुकेशन के, मॉडर्न एजुकेशन के थ्रू। और इसीलिए अगर हमको एजुकेशन को ह्यूमनाइज करना हो तो क्या करेंगे? तो उसी के दो इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको बताया, एक सोसाइटी बताया और एक प्रकृति बताया। और जो आपने आखिरी की बात कही, मैंने प्रकृति को करते करते लास्ट में परम तक पहुंचा दिया उसको, कि परम का स्वरूप भी प्रकृति में शामिल है। तो ये जब चीज़ें आ जाएंगी तो नेचुरल ह्यूमनाइजेशन का लेवल बढ़ेगा, और ह्यूमनाइजेशन का लेवल बढ़ेगा तो आपका एजुकेशन का लेवल बढ़ेगा। तो यू आर वेरी मच इंडोर्सिंग। कॉम्प्लीमेंट ही किया। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर व्यास साहब ने हम सभी का शिक्षा और विद्या में जो मूल अंतर है, वेदों में लिखा है मनोर्भवा, हम मनुष्य बने। हमारी गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति रही है भारत देश की, उसका आधुनिक रूप में किस प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन करके फिर से हम मानवता के मनुष्य बनाने की हम विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, शिक्षालयों में प्रयास करें। एक शिक्षा पद्धति पूरे देश में हो, इसके लिए प्रयास करें। हम सभी ने इस वार्ता को इसके पश्चात चर्चा के रूप में अपने अपने विचारों को व्यक्त कर इसे आज की इस समय में सबसे प्रासंगिक, सबसे महत्वपूर्ण रूप में प्रस्तुत किया। इसके लिए आप सभी हृदय से आभारी हैं। आदरणीय श्री दिलीप जी नायक साहब, जिन्होंने कि यह हम सभी के इस आयोजन के लिए मुख्य सूत्रधार के रूप में, इस रूप में हमें यह अवसर प्रदान किया कि हम अपने सभी ने यही कहा कि हमने विद्यावान, हम मनुष्य चरित्रवान, संस्कारवान, राष्ट्र भक्त बनाने का संकल्प लें। उसके लिए आपने यह हमें मंच प्रदान किया, उसके लिए हृदय से आभारी हैं। निष्कर्ष यही निकलता है कि हम अपनी शिक्षा पद्धति में अध्यात्म को जोड़ें, स्वास्थ्य को जोड़ें, तर्क को जोड़ें और सुरक्षा को जोड़ें। जब ये चारों पक्ष जुड़ जाएंगे, ईश्वर और प्रकृति, जैसा आपने कहा, हम तपस्वी बनाएं। तपस्या, आनंद और एक उद्देश्यपरक, क्योंकि हम सभी के मनुष्य जीवन का उद्देश्य तो ईश्वर को प्राप्त करना है, मुक्ति को प्राप्त करना है। उस उद्देश्य की ओर हमारी शिक्षा पद्धति यदि आज के नवीन पीढ़ी को ले चले तो वह सार्थक होगा। और जैसा आपने कहा, हम जहाँ हैं वहाँ हम, आपने जो हमें ज्ञान दिया है, विद्या का अर्थ बताया है, उससे अपने पड़ोस में, अपने लोकेलिटी में, अपने स्कूल्स में, कॉलेज, जहाँ जहाँ संपर्क हो, इस ज्ञान का प्रचार प्रसार कर आगे तक जहाँ तक हम पहुँचा सकें पहुँचाने का प्रयास करें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद, आभार। आइए सर्वे भवन्तु सुखिनः की इस प्रार्थना के साथ, सामूहिक प्रार्थना के साथ आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।